To begin with, I hope everyone is safe at their place and following all the COVID related protocols. And please vaccinate yourself whenever you get the opportunity for. Namaste and salam. Hello and welcome to all of you. We are back with yet another exciting episode of the Experts Corner. And today we have with us Mr. Narendra Singh. Sir is an ex-Ranji Trophy player with a demonstrated history of working in the sports industry. Sir is an ICC Level 2, BCCI Level A, NIS certified cricket coach. Along with that, he is a BCCI qualified fitness trainer. And to round everything up, he is an ex-serviceman having served in the Indian Navy. We thank you, sir, for your service and welcome to the show. Thank you. Thank you very much. We are grateful to have you, sir. Yeah, how you been? I'm fine. Thank you. Okay. So how's everything there? Like, everything is fine, and the trainees are doing their workout in home, and I'm just telling them how to make the changes, different type of training, because every day if you are doing strength training or some cardio, so your muscle is going to tear and all. So I just tell them what is your schedule and what is your diet and everything. So how much you have to take rest, and because being a strength and conditioning coach, so I know the things where the people are struggling in the ground. So this is my prime duty, that when this all pandemic uh, uh, went off, so they don't feel any kind of problem in the ground, because some of them, those who are not training themselves, they will definitely struggle when they will come in the ground. So I'm just pushing them to just do every day your workout, your training, and especially don't take much fat and carb, because you're not doing any workout in the ground. So these kind of major part that I'm covering, so they should be focused and in touch of their fitness regime. Yes, sir. तो start करते हैं the interview, and पहला क्वेश्चन यही है जो एक बेसिक क्वेश्चन होता है सबके लिए. व्हाट इज योर जर्नी, एंड अगर आप अपना जर्नी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बीइंग अ क्रिकेटर, कोच एंड एन एक्स सर्विसमैन, व्हिच वी आर वेरी प्राउड ऑफ. जर्नी का तो ऐसा है कि हम वी आर 4 ब्रदर्स. मैं सबसे यंग हूँ, और हमसे जो 3 बड़े भाई हैं वो सब अच्छा क्रिकेट खेलते थे क्लब लेवल पे और जो सोसाइटी में, और उनको देख के ही एक पैशन शुरू हुआ. और उस दौर में सुनील गावस्कर हमारे जो है रोल मॉडल हुआ करते थे, क्योंकि उनकी टेक्निक और उनका जो खेलने का पैशन था वो एक चर्चा का विषय थे. और हमारी फैमिली में सुनील गावस्कर जी को एक ऐसे गॉड की तरह पूजा जाता था. तो चाइल्डहुड से ही उनको अडॉप्ट करना, उनकी वे ही वॉक्स, वे ही होल्ड द बैट, और जो उनकी चीजें वो किया करते थे, क्योंकि फैमिली में क्रिकेट थी. माय डैड वाज वेरी पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स, एंड माय अंकल वाज वेरी गुड एथलीट, एंड वन ऑफ माय अंकल इज इन इंग्लैंड, हरपाल अंकल. सो जब मैंने रणजी ट्रॉफी खेली और जब मेरा इंग्लैंड के लिए कांटेक्ट हुआ, वहाँ पे जो असाइनमेंट मिला मुझे, तो स्पेशली टोल्ड मी कि आप बड़ी मेहनत करते थे, नाउ यू स्पेंड टाइम विद मी. और वो हमारे साथ इंग्लैंड में मैचेस भी देखने गए, तो बड़ा अच्छा लगा. उन कई मैचेस में मैंने सेंचुरी बनाई. लेकिन जहाँ जर्नी की बात कही जाए, जर्नी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि आपको जब आप प्रोफेशनलिज्म में आते हो, कहीं आप स्टेट के लिए या डिस्ट्रिक्ट के लिए सेलेक्ट होते हो, तो वहाँ पे आपको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ता है. तो काफ़ी मुश्किलें भी आई, लेकिन लगातार लगे रहे. कानपुर एक अच्छा एक सेंटर है क्रिकेट का, और यहाँ पे ग्रीन पार्क है. तो बीइंग ए लोकल बॉय, आई यूज्ड टू गो ग्रीन पार्क, और वहाँ पे जितने भी अच्छे टॉप के क्रिकेटर्स हुआ करते थे, रणजी ट्रॉफी प्लेयर जो उनके कैंप्स लगते थे, आई यूज्ड टू बोल देम, और उनको ट्रेनिंग देखना, और जल्दी ग्राउंड चले जाना, और काफी देर तक उनके साथ टाइम बिताना. तो काफी लोग हमारी उस हार्डवर्क को देख के काफी खुश भी होते थे कि आगे चल के ये अच्छा एक खिलाड़ी बनेगा. एंड यूपी में एक बहुत अच्छी पॉलिसी है कि जितने भी टैलेंटेड क्रिकेटर होते हैं, स्पोर्ट्स हॉस्टल की फैसिलिटी है, स्पोर्ट्स कॉलेज की है. तो मुझे ऐसा लगा कि अब अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए मुझे कहीं ना कहीं अच्छी कोचिंग की मुझे जरूरत है, जहाँ पे मुझे दिन रात उसकी ट्रेनिंग मिले, अच्छे कोचेस मिले. तो देन आई गिवन ट्रायल ऑफ स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ. वहां से मेरी जो है जर्नी काफी बदल गई. अभी तक तो क्रिकेट खेलते थे, जैसे बैट और बॉल और जो बेसिक चीजें जो टीवी पे, वहां पे जाके क्रिकेट
को समझा कि हाउ टू होल्ड द बैट, हाउ हाउ इज द बेसिक थिंग्स, क्या सेटअप होता है बैटिंग का, बॉलिंग का, फील्डिंग का, अपनी डाइट को कैसे। तो ये जब मैं वहां पे पहुंचा तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू श्री दीपक शर्मा जी, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स तैयार किए हैं। और उन्होंने, मैं कह सकता हूँ कि मेरे ऊपर काफी स्पेशल अटेंशन दी, बिकॉज आई वाज वेरी फिट और मेरे मूवमेंट बहुत अच्छे थे। तो कहीं ना कहीं होता है कि जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं तो उन पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया जाता है, कह सकते हैं। और मैंने भी उनके साथ काफी मेहनत करी। जो हमारा बैच था वहाँ पे, तो बहुत एक दूसरे में एक बड़ी सिस्टम सपोर्ट करना, एक दूसरे को मोटिवेट करना। नेट्स के बाद भी हम लोग रुके रहते थे, जल्दी ग्राउंड जाना। तो एक पैशन होता था खेलने के लिए। तो स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ जाके जो चीजें जो हैं काफी अच्छी हुई। और लेकिन घर का जो सपोर्ट, फैमिली का, ब्रदर का और सोसाइटी का, ये हमेशा हमारे ऊपर रहा और हमेशा मुझे इनकरेज किया गया। तो पहले साल ही अंडर 15 के लिए सिलेक्ट हुए स्टेट के लिए, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, उसमें सेलेक्ट हुए। फिर उसके अगले साल अंडर 16 की कप्तानी करी, एंड आई वाज द हाईएस्ट रन गेटर इन जूनियर क्रिकेट। देन आई सेलेक्टेड फॉर सेंट्रल जोन। तो ये कारवां धीरे धीरे पड़ता रहा। अंडर 19 इंडियन स्कूल बॉयज के लिए मैं सेलेक्ट हुआ, वेस्ट इंडीज के लिए। आई वाज टॉप रन गेटर। दुर्भाग्यवश उस साल वेस्ट इंडीज के लिए जब इंडिया कैंप के लिए हम सेलेक्ट हुए तो टीम नहीं जा पाई। तो लेकिन जो कारवां चलता रहा, फिर कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के लिए आई वेंट। देन आई लेटर ऑन आई लेफ्ट यूपी, कि अब यूपी से मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा चांस मुश्किल है रणजी ट्रॉफी के लिए। आई वेंट टू पंजाब, एंड देयर आई रिप्रेजेंटेड गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। और उसमें पंजाब के बहुत टॉप क्रिकेटर्स, रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स हमारे साथ उन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, जिसमें कि अनुराग ठाकुर जो बीसीसीआई की सेक्रेटरी, ही वाज माय जी 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 टीममेट। एंड वी स्पेंड वेरी गुड टाइम, वी लर्न लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, बिकॉज आप जितनी जगह, डिफरेंट जगह जाते हो, डिफरेंट सॉइल पे खेलते हो, आपको एक्सपीरियंस गेन होता है। So, जी junior cricket throughout under 15, 16, 19 इंडियन स्कूल बॉयज का कैंप और बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड मिला। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए खेले, और फिर जितने भी लोकल टूर्नामेंट्स होते थे, स्टेट लेवल या शीश महल टूर्नामेंट, तो एवरी पार्ट ऑफ कंट्री आई विजिटेड विद somebody calls एज ए प्रोफेशनल ऑल्सो। क्योंकि 17-18 साल की उम्र में स्पोर्ट्स कॉलेज में जाने के बाद हम लोगों ने एक चीज सीखी, व्हाट आई हैव, कि ये एक अब प्रोफेशन बन गया है हमारा क्रिकेट। तो उसको हमेशा अपनी इनिंग को बड़ी इनिंग में कन्वर्ट करना, एंड somehow वी आर गेटिंग मनी फॉर दैट ऑल्सो, बिकॉज घर वालों का सपोर्ट एक सर्टेन लेवल तक ही होता है। उसके बाद तो यू हैव टू, आपको ब्रेड बटर तो प्रोफेशन। तो आई गेटिंग गुड मनी फॉर दैट ऑल। सो इट हेल्प्स मी टू इम्प्रूव माई क्रिकेट, बिकॉज आपके इक्विपमेंट है, आपकी डाइट है, एवरीथिंग यू रिक्वायर्ड लिटिल मच। So from there, I got a news that Indian Navy has a policy for outstanding sports person to give sports quota, and from there you can play Ranji Trophy also. So it was a right time to go there, because that time I was 19-year-old. In the age of 20, I got a letter, and I faced that tough competition for a 3-day matches there in Time Shield Trophy. So it was not a that selection matches that you have played some this blah 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 and you are fit, but you have to perform in match also. So there was a 3 matches for me. On very first match against B Arun Kumar, that team is run by Eknath Solkar ji. He was legend, and that match I scored 139, and automatic my consideration for direct party officer. So I selected there, and all the matches against Custom or some other team, Railways, I perform in that level and score more than 400 runs. And then after in selection matches of services, Army, Navy, Air Force, inter-services tournament, I was I scored more than 500 runs in that season. So I selected for that, and this continued for 5-6 years. I was scoring heavily in inter-services tournament, and
I started playing Ranji Trophy, and my debut was against Delhi. I faced Manoj Prabhakar, all top cricketers. Those cricketers I was watching in the TV, and it's my you can say an honor to play with them and learn lot of things. The journey started, and I learned lot. And कुछ हमारे अंदर कमियां भी थी, और उनमें क्या कमियां थी उन प्लेयरों को मैंने देखा, और उनकी क्या तैयारी होती है उनसे सीखा, जो कोचेस उनके मिलते थे. So I was very passionate about to play higher level, and but my base was very strong, you can say, because of sports college and what we have learned from the childhood. So I never give up my practice. चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ट्रेनिंग जरूर करनी है. अगर बारिश भी हो रही है तो घर में आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, या स्टेयर केसेस पे अपने आप को फिट रखना है. सो जर्नी इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि इंजरी भी बहुत हुई. इंजरी में कई मैचेस मिस हुए, और कई मैचेस इंजरी में खेले तो परफॉर्मेंस भी खराब हुई. तो ये चीजें जो हैं काफी चलती रही, और कुछ सीजन बहुत अच्छे गए रणजी के, कुछ सीजन खराब गए, बिकॉज आई वाज मेरी ग्रॉइन इंजरी बहुत जबरदस्त थी. उस समय ट्रीटमेंट वगैरह इतना अच्छा नहीं था. तो लेकिन आज तो अच्छी फिजियोथेरेपी एंड ऑल. सो लेटर ऑन जब मैंने रिकवर किया, तो मेरे अपने दिमाग में एक चीज बड़ी बैठा के रखी, कि जब कभी भी मैं आगे चल के क्रिकेट छोड़ूंगा, जब रिटायरमेंट लूंगा, तो मैं फिटनेस वाला पार्ट जरूर कवर करूंगा. So before that, any coaching courses and all, I gone through fitness course. कि खिलाड़ी अगर कोई इंजरी होती है तो उसको कैसे रिहैब करना है, कैसे काउंटर करना है. एंड आई वाज वेरी लकी दैट मेरी नेवी में जो ब्रांच थी, दैट वाज इंस्ट्रक्टर ब्रांच, दैट इज फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर. सो वो भी मुझको काफी हेल्प किया. तो जो मेरी इंजरी रही उसको मैंने कोप अप किया, और उसको इन सब चीजों की जब नॉलेज और ज्ञान होने के बाद मैंने अपने कैरियर को काफी लंबा किया. मतलब मैं एटलीस्ट 14-15 साल तक रणजी ट्रॉफी खेला. उसके बाद भी आके क्लब क्रिकेट खेली. बीइंग ए कोच, मैं भी एसोसिएट हूँ एकेडमी में, सिंघानिया क्रिकेट एकेडमी. तो वहाँ पे भी मैचेस खेलता हूँ, कंसिस्टेंट परफॉर्म करता हूँ, और उन बच्चों को बड़ा मजा आता है. और एक कोच अगर फिट है, साथ साथ खेलता है, और बच्चों को बताता है कि आप कैसा खेलना है, और एक रोल मॉडल बीइंग ए कोच परफॉर्म करता है, तो बच्चे ज्यादा सीखते हैं कि सर इतनी एज में भी खेल रहे हैं, इतना फिट हैं. तो इट्स रियली हेल्प मी फॉर दैट फिटनेस कोर्स अलोंग दैट, बिकॉज हम एनआईएस कोचेस के अंडर में थे, और इतने साल क्रिकेट खेली. और कोचेस जो तैयार करने की जो पॉलिसी है, वो सारे मैंने कोर्स किए. स्टिल आई एम लर्निंग, और बच्चे बहुत कुछ सिखाते हैं, और नई जनरेशन जिस तरह से खेलती है, जो उनके सवाल होते हैं, और प्रीवियसली जो हमारे कह सकते हैं कि क्रिकेट के फोर फादर्स हैं, जब कमेंट्री करते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स, तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें सीखने को मिली. और जब हम उन बडिंग क्रिकेटर्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं इनके ऊपर, तो सचमुच फैंटास्टिक रिजल्ट आते हैं, जो चीजें हमें मिस करती थी. और लेकिन आज इन बच्चों को कह सकते हैं कि इतना हमारा एक्सपीरियंस, और इतने लोगों के बीच में हमने क्रिकेट खेली है, जब इन बच्चों को जब हम कुछ बताते हैं और उनको देखते हैं इम्प्रूव होते हुए, तो सचमुच वो शाम, वो दिन बहुत अच्छा जाता है, कि हाँ ये अब हमारा नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे. तो पेरेंट्स को भी बहुत खुशी होती है. मोर ओवर आई एम फोकसिंग ऑन यंग, और जो टाइनी बच्चे होते हैं, जिनके मूवमेंट्स अच्छे होते हैं, उन पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म पे हमें अच्छे रिजल्ट देते हैं. तो मेरा यही प्रयास रहता है कि जो भी बच्चा हमें अगर मिले, अगर पेरेंट्स कभी कभी तो इस तरह फॉर्मेलिटी के लिए भेज देते हैं खेलने के लिए, लेकिन अगर अच्छा बच्चा होता है, उसके पोटेंशियल होती है, तो मैं उनको जरूर कहता हूँ कि इसको छुड़वाइएगा नहीं, पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट भी खिलाइए. तो और इस वजह से कई ऐसे बच्चे जो मेरे अंडर में रहे, वो स्टेट के लिए तो खेले, और अब आईपीएल की टीम में भी स्क्वाड के साथ हैं. एंड सम ऑफ, जो मैंने अर्ली स्टेज में जब मैंने कोचिंग करी थी, दे गॉट स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट. तो बड़ा मजा आता है. लाइफ, आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे घर वालों ने क्रिकेट के लिए प्रेरित किया, और मैंने सीखा, और बहुत कुछ मिला क्रिकेट से, और मैं अब इसके बदले में दे रहा हूँ, और बच्चे इंप्रूव करते हैं, तो सचमुच बहुत खुशी होती है. उन बच्चों को, उनके बारे में सुनता हूँ कि आज उसने इतनी परफॉर्मेंस करी स्टेट की टीम में, सर आपके उस चेले ने इतने रन बनाए. सो इट्स अ वंडरफुल फीलिंग. इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि आई एम वेरी मच थैंक्स टू गॉड, कि जो हमारी जो ईमानदारी से की गई मेहनत, और जो हमारे कोचेस ने हमारे ऊपर वर्क किया है, और आज उन बच्चों को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, दे आर डूइंग.
और कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चों के साथ, चाहे वो 1 महीने के लिए बच्चा मिला हो, चाहे 2-3 साल से हमारे साथ जुड़ा है, वो चाहे बड़ा प्लेयर, जितना भी बड़ा प्लेयर बन जाए, तो वो कहीं ना कहीं फोन के थ्रू या अपने वीडियोस के थ्रू कनेक्ट रहता है। तो सबसे बड़ी ये खुशी होती है कि आज एक ऐसा माध्यम है मोबाइल के थ्रू बच्चे अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं शेयर करते हैं, तो उनकी काउंसलिंग करना। तो रियली आई एम वेरी मच थैंकफुल कि मैं तो ये कहूँगा कि एक जिस तरह से लोग पढ़ाई लिखाई करके अपना जो है जीवन यापन करते हैं और अपनी लाइफ को जीते हैं, मुझे लगता है कि अगर ये पैशन क्रिकेट का साथ में ये प्रोफेशन बन जाए तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। कि जिसको हम हॉबी की तरह लिया और यही मेरा पैशन बन गया, ये दिन रात हमारे सपने में सुबह शाम बच्चों के साथ, छोटे बच्चे बड़े बच्चे, और कुछ बच्चे तो छोटे छोटे हैं अब इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, तो रियली अंदर से जो है हृदय बहुत खुश होता है। और कहीं न कहीं हार्ड डिसीज़न भी लेने पड़ते हैं, बच्चों को समझाना पड़ता है, क्योंकि वो टाइम जो होता है खिलाड़ी का बहुत छोटा होता है, तो उसमें हमें कई चीज़ें कवर करनी है। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चा क्रिकेट के साथ-साथ अच्छे संस्कार भी उसको मिलें। और नॉटी तो सभी होते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन जो उसका उसका गोल होता है, उसका जो टारगेट होता है, उसको हमेशा ध्यान रख के हमें काम करना चाहिए। और कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप सोचो कि हमें कंट्री खेलना है या स्टेट खेलना है, तो आप एक दिन में नहीं खेल सकते हो। उसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है, उसमें बहुत से उतार-चढ़ाव, आप कभी फेल होगे, कभी सक्सेस होगे। तो आपको मेंटल बैलेंस रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि लक्ष्य अभी मिला नहीं है, ज़्यादा खुश भी नहीं होना। और खराब समय में भी हमें अपने आप पे लगे रहना है, कि कोई चीज़ मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कोच के साथ-साथ मतलब कोचिंग के साथ स्ट्रेंथ, लेकिन वो मेरे लिए बहुत प्लस हो गया। तो जो बच्चा, क्या होता है कि बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन वो उनको 1 साल के अंदर कोई घुटने में इंजरी हो गई, कोई उनका एब्स में प्रॉब्लम है, उनके हैमस्ट्रिंग खिंच रहा, क्वाड्रिसेप्स में प्रॉब्लम है, कोई डेल्टॉइड मसल में या बॉलिंग करके, तो हम उनको बता देते हैं कि ये आपके साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, ओवर यूज़ हो रहा है, आप इसको इसको एरर हो रहा है, इस तरह की चीज़ें। तो कहीं न कहीं मुझे भी अपना इस कोचिंग में सैटिस्फैक्शन मिलता है कि वो लड़का अच्छा टैलेंटेड है, बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ नॉलेज वो इस तरह से कर रहा था, अब मैंने उसको ये चीज़ बताई, तो उसका करियर और बढ़ गया और वो अब ही इज़ डूइंग गुड। तो जर्नी आसान नहीं होती है, कभी ट्रैवलिंग में बड़ी दिक्कतें होती थी, हम लोग मैच खेलने जाते थे, सर्दियों में रिज़र्वेशन नहीं मिला, आप ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन के स्लीपर में बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हो, बसों में आप कहीं ऐसी-ऐसी जगह पे जा रहे हो, जहाँ पे इतने खाली क्रिकेट का तो माहौल बहुत अच्छा है, लोकल लोग इतने कहीं न कहीं कुछ भी हो सकता है, बट प्यार मिलता है, उस जगह पे जाते हैं, लोग खेलते हैं, तो बहुत कुछ सीखा भी, क्रिकेट ने बहुत कुछ सिखाया भी, कैसे बैलेंस रखना अपनी लाइफ को। तो बीइंग ए फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, तो आई रियली एन्जॉयड। और अभी कभी-कभी मेरा खुद भी बड़ा मन करता है कि मुझे अभी और खेलना चाहिए था। लेकिन एक दिन सभी को क्रिकेट छोड़ना होता है। बट फिटनेस वाले पार्ट में मैं हमेशा अपने आप को कोशिश करता हूँ कि जितना बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है, उतना ही मैं करूँ। तो प्लेयर्स का अपने आप इम्प्रूवमेंट होता है। बहुत से कोचेज़ देखे हैं कि फ़िटनेस के लिए इतना कंसर्न नहीं होते हैं, मोटे हो जाते हैं या समथिंग। तो मैंने इस चीज़ को देखा है कि जो फ़ॉरेन कोचेज़ को मैंने देखा अभी आईपीएल में, आप देखिए कि जितने भी कोचेज़ हैं, वो खुद बहुत फिट हैं। वो साथ में बॉल डालते हैं और उनको जो थ्रो आर्म से, साइड आर्म से उनको थ्रो करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट न्यू जो टेक्नोलॉजी है और जो पास्ट चीज़ें हमने सीखी हैं, तो उसको कंबाइन करके मैं कह सकता हूँ कि हम जो अपना इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कोचिंग के काम जो हम कर रहे हैं, उसमें काफ़ी मज़ा आ रहा है, एन्जॉय कर रहे हैं। जी सर। सर जैसे कि थैंक आपने बताया कि आप एक बैट्समैन रहे पूर्व भूतकाल में, और अभी आप स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग भी कोच है। और अब हम लोग जब रिसर्च कर रहे थे आप पे, तो हमने देखा कि आपका एक स्टूडेंट भी है, एक उदित्य आई थिंक, उसके आप या बैटिंग वीडियोस भी डाल रहे थे आप उसके। तो जी, जी, जी। आप क्या, आपको क्या ज़्यादा प्रेरित करता है, बैटिंग में कोचिंग करना या स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में कोचिंग करना? देखिए, मेन कोर तो हमारा क्रिकेट कोचिंग का ही है, लेकिन मैंने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग इसलिए पकड़ी कि जैसे अभी आपने उदित की बात करी, उदित बड़ा होनहार बच्चा है। ये जब ये 2 साल का था, तब से इनके पेरेंट्स ने मुझे दे दिया और कहा कि ये बच्चा आपका है।
तो ये भी बड़ा अच्छा लगता है जब कोई पेरेंट्स किसी बच्चे को दे देता है। तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि टेक्निक के साथ साथ आगे चल के इसको कोई ऐसी इंजरी ना हो जिससे कि इसका इंटरेस्ट खत्म हो जाए। तो मेन पार्ट तो हमारा बैटिंग है, हमारी कोचिंग है, लेकिन ये साइड में हमने इसको इसलिए रखा है कि एक अच्छा टैलेंटेड खिलाड़ी अपनी किसी कमी के कारण जो उसको ट्रेनिंग नहीं दे रहा अपनी मसल को, अपनी बॉडी को, उसका कैरियर खत्म ना हो जाए, कम ना हो जाए। तो ये जितने एस्पेक्ट्स हैं वो कमी ना हो जिससे उसकी ट्रेनिंग में, उसके क्रिकेट में कोई फर्क पड़े। तो इट हेल्प्स मी। कभी कभी बच्चों में कोई मसल की इंजरी होती है या कुछ इस तरह से लैक ऑफ कह सकते हैं ट्रेनिंग है, तो मैं उनको ये गाइड करता हूँ। इससे उनकी बैटिंग में, उनके उनकी स्किल में बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट होता है। दिस इज व्हाट मैं इसको साइमल्टेनियस लेके चलता हूँ साथ में। मुझे जस्ट ये पूछना था कि आपकी रुचि ये फील्ड में कैसे आ गई, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में? क्योंकि आपका कोर जो था वो क्रिकेट का था, अब आप प्रॉपर बैट्समैन थे, तो आप स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में कैसे आ गए? देखिए, कोचिंग जो एक कला है, कोचिंग का जो एक क्षेत्र है, वो ये आपको जिंदगी भर आपको सिखाता है। आपको नए नए बच्चे मिलते हैं, आपको आप समय समय उनको ट्रेन करते हैं। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का सबसे बड़ा रीजन ये है कि मेरी जो नेवी में ब्रांच थी, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर थी, तो वो मुझे बराबर इंडियन नेवी एक एक महीने बाद या कभी कोई शॉर्ट कोर्स हो 6 महीने का या साल के बाद कहीं स्ट्रेंथ के बारे में कोई सेमिनार हो रहा है, वो मुझको भेजती रहती थी। तो वो मेरे लिए एक जॉब का पार्ट था। आप इसको इस तरह से लीजिए, दैट वाज माय जॉब आल्सो, कि उस कोर्स पे जाना है, अटेंड करना है। वो मेरे लिए क्रिकेट कोचिंग के साथ मुझको ये हेल्प कर गया। फिर उसमें उस कई कोर्सेज में तो ऐसा होता था कि 28-30 गेम है, उसमें अलग अलग जो गेम में आपको किस तरह से कोचिंग करनी है। क्रिकेट में फील्ड गेम है, इंडोर गेम है, स्विमिंग में, तो स्विमिंग में जैसे लेंथ कैपेसिटी के बारे में। तो क्रिकेट में तो ओवरऑल सारी चीजें चाहिए होती है, स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है, लॉन्ग टर्म आपको जो है आपके वाइट और रेड फाइबर, स्लो फाइबर का इसमें मूवमेंट होता है। तो तमाम ये चीजें मुझे सीख के उनके कैरियर को बढ़ाने में, उनकी टेक्निक को हेल्प करने के लिए ये हमने मुझको सपोर्ट किया। Okay. ये कह सकते हैं बाय डिफॉल्ट मुझे एक हेल्प मिली, कह सकते हैं कि आपके नेवी जॉब की वजह से आपको ये ट्रेनिंग मिलती गई और आपने वो इम्प्लीमेंट करना चालू किया। हाँ। ओके सर, आपने जैसे शुरुआत में कहा था ये सेशन की कि अभी भी आप यहाँ पे आए हैं, आपने ट्रेनीज को बताया है कि कैसा, मतलब प्रॉपर एक आपने रूटीन दिया है उनको, एक पूरा प्लान दिया है। सो अगला सवाल यही है मेरी तरफ से कि क्या क्या क्वालिटीज हैं एक आइडियल कोच बनने के लिए? जैसे ये आपको रातों रात तो नहीं आया होगा कि मेरे को ऐसा प्लान देना है, कल मेरे को ऐसा प्लान, आपने इसके लिए काफी मेहनत की होगी। पहले आपका पूरा, मतलब आपने जब स्टार्ट किया था कोचिंग तो आप में खुद से हो गया, जैसे आपने कहा कि आप स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ गए, आपने वहां भी काफी कुछ सीखा होगा वहां के कोचेज वगैरह से। तो क्या क्या क्वालिटीज है कि अगर आज कोई बनना चाहिए एक आइडियल कोच, प्रॉपर कोच, तो उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे पहले तो एक कोच में जो क्वालिटी होनी चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए गेम की। सबसे पहले फिजिकली, टेक्निकली, मेंटेलिटी, मेंटल वाइज आप कितने आप बच्चे के साथ काम कर सकते हो। साथ साथ एक अच्छा टीचर होना चाहिए, अच्छा मोटिवेटर होना चाहिए, और कहीं ना कहीं एक गुड लिसनर भी होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कभी भी जब ट्रेनी को हम कोचिंग करते हैं तो उसको ट्रेनी के साथ साथ अगर वो उसको अपना बच्चा समझेंगे, तो जो बॉन्डिंग होती है, वो रिलेशनशिप होती है, वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये नहीं कि 3 घंटे या शाम को 2 घंटे के लिए हमारे साथ बच्चा रहा, वो ओवरऑल उसका डेवलपमेंट उसके आपके हाथ में है। तो वो बॉन्डिंग होती है, सोल टू सोल होती है। जब इस तरह से जब कोचेस तैयार करते हैं किसी प्लेयर को, तो बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। और लेकिन जो मैं सबसे ज्यादा इम्फेसाइज करूंगा कि एक कोच को कहीं ना कहीं एक अच्छा मोटिवेटर होना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी कभी ऊपर कभी नीचे लगा होता है। तो उसको कहीं ना कहीं उसको ये होना चाहिए कि मेरे ऊपर सर का हाथ है, कहीं ना कहीं सर के आशीर्वाद से, सर की ब्लेसिंग से, कोचिंग से मुझे मतलब कोई ना कोई एक ऐसा एक गॉडफादर कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जब बॉन्डिंग होती है प्लेयर के साथ, तो बच्चों में ज्यादा अच्छे विकास होते हैं। अगर आप उनको बस ग्राउंड तक रखा और खत्म हो गए, उनकी
क्या होता है, साइकोलॉजी भी एक कोच को रीड करनी आनी चाहिए कि हर खिलाड़ी जो होता है डिफरेंट बैकग्राउंड से होता है। जरूरी नहीं है कि उसके घर में क्रिकेट सब लोग खेलते हैं या पसंद करते हैं या उसको सिर्फ मौज मस्ती के लिए भेज दिया जाता है। तो हमें ये भी समझना चाहिए किस बैकग्राउंड से क्या उसकी साइकोलॉजी है। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स जब हम लेके चलते हैं और कहीं ना कहीं हम लोगों के जो बातें होती हैं, अगर हमें किसी खिलाड़ी को कोई चीज़ समझानी है, तो जो हमारा प्रोसेस होता है वो हमेशा एक सैंडविच प्रोसेस होना चाहिए कि हमें उसके इंटरेस्ट की भी बात करनी है, उसको थोड़ा सा कहीं हार्ड उसको थोड़ा समझाना है, प्लस उसको जो हमें चीज समझानी है वो उसको बीच में रख के कि हाँ अब ये तुम्हारे, जैसे कई बैट्समैन होता है फिशिंग आउटसाइड द स्टंप, बहुत बाहर का बॉल चेज करते हैं, बॉल अक्रॉस द लाइन खेलते हैं या बहुत जल्दी स्टेप आउट कर जाते हैं। तो जब कभी हम समराइज करते हैं या उनको हम कोचिंग करते हैं, तो अपनी इन सारी बात को करते करते जो मेन चीज उसको भी पता होती है इस खिलाड़ी को कि हमें सर अब ये चीज बता रहे हैं, ये मेरे मतलब की चीज है। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो अगर हमें बड़ा इसको बहुत टैक्टफुली हैंडल करना होता है खिलाड़ियों को, क्योंकि कई बच्चे बड़े कोमल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो सबके लिए सब एक जैसी पॉलिसी नहीं होती है। आपको डिफरेंट प्लान, डिफरेंट उसका जो है एक तरीका अपनाया जाता है और सबको अपनी अलग अलग ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जिस तरह से सीजन, टॉप सीजन और जो हमारा ट्रांजिशन पीरियड होता है, तो उसमें कैसे हम तैयारी करते हैं, वो सारी चीजें पूरे साल लगना पड़ता है। और अभी तो मैंने एक बहुत अच्छी पीछे मैंने अपना वर्क किया था कि हमारे पास कौन बच्चा सबसे ज्यादा बार आया है, वो कितनी बार बीमार हुआ है, तो उनका मेडिकल चार्ट और उनका रेगुलर ग्राउंड पे कितना आए हैं। और फिर मैंने जो देखा जो बच्चा बीमार नहीं हुआ, उनकी रन बनाने की क्षमता, विकेट पे लंबे देर तक बॉल लंबा डालना, अच्छे मैचेस में परफॉर्म करना, तो ये सारे एनालिसिस जो है हमने निकाले हैं। तो ये इस तरह की हम रिसर्च करते रहते हैं। तो बट हम ये कहेंगे कि एक कोच को एक अच्छा लीडर भी होना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए और गेम की थॉरो नॉलेज भी होनी चाहिए। जी सर। तो जब भी हम बात करते हैं T20 क्रिकेट की या फिर टेस्ट क्रिकेट की, तो आधी दुनिया जो है बट जाती है दो हिस्सों में। कोई बोलता है ये T20 क्या है, बकवास है, ये मतलब गेम को बिगाड़ रहा है प्लेयर्स के। और एक सेक्शन होता है जो नहीं कहता कि ये T20 इवॉल्व कर रहा है प्लेयर को, प्लेयर के खेलने के तरीकों के इवॉल्व कर रहा है। वो दोनों को एक अच्छा एमेलगमेशन दे रहा है। तो जब आप किसी बच्चे को कोचिंग देते हैं या फिर किसी बडिंग क्रिकेटर को कोचिंग देते हैं, तो आप क्या उसको ऐसा सिखाते हैं कि मतलब उसके टेक्निक पे फर्क नहीं पड़े या फिर वो तीनों फॉर्मेट में अच्छा कर सके? देखिए, जहां तक T20 की बात है, ये आज की डिमांड है। अब हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं या हम इसको अपने क्रिकेट पार्ट से अलग नहीं कर सकते हैं। जिस तरह अगर देखा जाए, पहले टेस्ट क्रिकेट होती थी, फिर बाद में जाके लिमिटेड ओवर 50 ओवर क्रिकेट आई, फिर वर्ल्ड कप भी होने लग गया, फिर उसके बाद T20 आई। तो ये एक उसी का क्रिकेट का ही पार्ट है फॉर्मेट। इसमें क्या है कि शॉर्टर वर्जन गेम है, कम समय में मैच खत्म हो जाता है। इसमें स्पीड, इंडोरेंस, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, ये काफी चीजें जो हैं, मेंटल फिटनेस, जितने एस्पेक्ट्स हैं, इसमें आपको बहुत मजबूत होना पड़ता है, क्योंकि ये शॉर्टर वर्जन गेम है। इसमें अगर आप कोई 2 विकेटें निकल गई हैं या कुछ इस तरह का कार्यक्रम 5 ओवर में बहुत ज्यादा तेज रन बन गए हैं, तो वापस कमबैक करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। आप इस चीज को कहीं समझिए। बाकी जी। आप डेज क्रिकेट खेलते हैं या 2 विकेट निकल गई, आप सिंगल डबल या मैडन ओवर्स निकल जाएं आपके, आप उसको भरपाई कर लेते हैं उस सेशन को। इनफैक्ट वनडे क्रिकेट में भी होता है कि आप स्लो स्टार्ट किया, फिर मिडिल ओवर्स में आपने जाके एक्सलरेट किया, फिर विकेटें बचा ली, फिर बाद में हमने, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें अगर 2-3 विकेटें पावर प्ले में निकल गई हैं या हमारे रन नहीं बने हैं, तो एक्सलरेट नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए शुरू में रन नहीं बने, बाद में आप जितना मर्जी तेज खेल लें, 120 रन से ज्यादा नहीं बन रहे हैं, तो 6 का एवरेज चेंज। लेकिन इस क्रिकेट को खेलने का भी तरीका है। शुरू में क्या होता था, T20 मारो, बड़ा तेज क्रिकेट खेल, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको 3 पार्ट में बांटा गया है: पावर प्ले, मिडिल ओवर्स और आपके स्लॉग ओवर्स। तो मिडिल ओवर्स, पावर प्ले में जैसे 6 ओवर 36 बॉलें मिलती हैं, तो खिलाड़ी को कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी को फ्री लाइसेंस दे दिया जाता है। लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन रखा जाता है कि बॉलर्स को कहीं ना कहीं बॉल डालने में दिशा से विपरीत दिशा में बॉल डालना शुरू कर दें। तो ये स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। और 6 ओवर तक अगर रन अच्छे बन जाते हैं, विकेट रहता है, तो जो मिडिल ओवर्स होते हैं शुरू में, जैसे
गैस में चौके मिलते हैं, छक्का मिलता है और हम प्लेयर्स के ऊपर से मार देते हैं सर्किल में। फिर उसके बाद मिडिल ओवर्स में सिंगल डबल रोटेशन की पॉलिसी होती है, जहाँ पे आपके सिंगल डबल खुल जाते हैं। फिर लास्ट में जब विकेटें बचती हैं तो हम चार्ज करते हैं। तो शुरू में क्या होता था कि जब T20 आया तो मारने के चक्कर में बहुत लोग जल्दी जल्दी आउट हो जाते, फिर स्ट्रेटेजी गेम प्लान मैनेजमेंट बैठा कि इसको बाई पार्ट किया गया कैसे हम खेल सकते हैं। और व्हाइट बॉल जो बॉल होता है ये बहुत ज्यादा उड़ता है, इट कम्स वेरी गुड ऑन द बैट। तो बहुत जल्दी उसमें घूमना नहीं है। इनिशियली अगर 2-3 ओवर जो ग्लेज बॉल का निकल जाता है उसके बाद बॉल बहुत अच्छा बैट पे आता है। अगर आप सीधे बैट से खेलेंगे, लॉन्ग लीवर यूज करेंगे, तो ये स्ट्रेटेजीज अपनाई हैं और अब हमें इसको अपनाना है। अब ये हमारा हिस्सा बन गया है। और कहीं ना कहीं प्रीवियसली अगर देखा जाए तो जो हम क्रिकेट खेलते थे उसमें मनी इतनी इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन T20 और इस तरह की लीग आने में कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लीग है। हर खिलाड़ी ये चाहेगा कि हमारे पास एक अच्छा पैसा हो, हम अच्छी लाइफस्टाइल जी सकें, हमारी ट्रेनिंग हम अपना एक घर में भी सेटअप बना ले जहाँ पे अपनी बैटिंग बॉलिंग, तो उसको कहीं ना कहीं इस तरह की लीग हेल्प करती है फ्रेंचाइजी क्रिकेट। हाँ, अब मैं ये बात कहूंगा कि जहाँ टेक्निक वाला पार्ट है, किसी भी फॉर्मेट में खेलने के लिए आप टेक्निक से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। कि अगर वर्टिकल शॉट की इंपॉर्टेंस है तो वर्टिकल शॉट की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो कवर ज्यादा करता है। अगर कट शॉट हमें आउटसाइड द ऑस्टम बॉल मिलता है तो हमें चौका मिलता है, तो हमें हॉरिजॉन्टल शॉट भी आना चाहिए और हमें लिफ्ट भी आना चाहिए। हमें इनिंग को एक्सेलरेट भी करना चाहिए। हम फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर में अपनी गाड़ी को जिस तरह चलाते हैं उसमें भी आना चाहिए। लेकिन अपनी बैटिंग करते समय या क्रिकेट खेलते समय एक ठहराव भी बहुत जरूरी होता है कि हम लगातार मार रहे थे, हमने 3 चौके मारे या 2-3 ओवर खेले और हम ठहराव नहीं ला रहे हैं, हम सोच नहीं रहे हैं। तो वो क्या होता है कि आप अच्छे टच में हो लेकिन आपने उस टच को, उस फॉर्म को यूज नहीं किया। तो हम T20 हो, चाहे आपका डेज हो चाहे वनडे हो, एक ठहराव और आपका मेंटल जिसे कहते हैं कि उसको बड़ा शांत रखना चाहिए। और मैं बीइंग ए बैटिंग कोच, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप सेट हो गए हैं तो आप दूसरे को चांस मत दो, आखिरी तक खेल के आओ। बिकॉज आप जिस तरह मार रहे हो, जिस तरह आपके बैट पे आ रही है, आपने कंडीशन को अडॉप्ट कर लिया। नया प्लेयर आएगा, इट विल टेक टाइम, ओवर्स निकल जाएंगे, तो तमाम ऐसी चीजें होंगी। हो सकता है 2-3 विकेटें एक साथ निकल जाएं। तो मेरा हमेशा ये है कि सेटल होने के बाद यू हैव टू गो फिर लॉन्ग इनिंग और बैट को कैरी करना चाहिए। तो T20 हमारा एक पार्ट बन गया है। लेकिन जहां तक आपने बोला है कि अब नए नए शॉट आ गए हैं, वो आपको शॉट उस फॉर्मेट में अडॉप्ट करने पड़ेंगे। आप बहुत ज्यादा सीधा खेल रहे हैं, आपको कट शॉट नहीं आता है, डाउन टू ट्रैक आप निकल के नहीं मार पाते हैं, तो वो आप उस फॉर्मेट के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको ट्रांसफॉर्म करना है, आपको आना चाहिए। कब करना है, ये कब करना है, ये आपको अपने कोचेस के साथ और आपकी वो तैयारी होनी चाहिए। जैसे मैं क्या करता हूँ कोचिंग के लिए, ओपन नेट्स कराता हूँ। बच्चों को ऐसा फील हो कि वो मैच खेल रहे हैं, प्लेयर्स 11 लगा के, कभी कभी नेट्स में भी कहीं ना कहीं कुछ कोन लगा के, नाउ यू हैव टू प्ले इन द कवर्स, यू हैव नाउ टुडे आपका टारगेट क्या है कि एवरी टाइम यू हैव टू टेक सिंगल्स, रन लेना है, गैप में खेलना है। बट सेम टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी वैल्यू योर विकेट, यू विल नॉट थ्रो योर विकेट। और कि चलो अब इनसाइड आउट खेलना है या अब हमें गैप में इसको चिप शॉट्स। जब हम इस तरह की पूरी तैयारी करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी फॉर्मेट में एक खिलाड़ी को, जो कि एक अच्छे कोच के साथ एक एकेडमी में वो ट्रेनिंग ले रहा है और उसको इतनी चीजें उसके साथ, उसके वीडियोस, उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं पूरे फिटनेस के, जो उसके जो पैरामीटर्स हैं, और साथ साथ मेंटल फिटनेस पे बहुत वर्क करना पड़ता है। ऐसे दौर में जब खिलाड़ी एकदम से फॉर्मेट चेंज करता है तो उसको, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है टीम में, उसका रोल क्या है, ये सारी चीजें बताते हैं, तब जाके ये अच्छा रिजल्ट आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमसे जुड़े हुए हैं क्रिकेटर, चाहे वो जहाँ पे भी हैं, और उनके बारे में पता चलता रहता है, वो कनेक्ट रहते हैं और डिफरेंट फॉर्मेट में खेलते हैं। तो हाँ, मैं एक एक चीज जरूर कहूंगा कि हर खिलाड़ी का एक अपना खुद का तरीका होता है, उसको उस जोन में रहने में मजा आता है। लेकिन ये आपकी एक जरूरत है। अब इतनी ज्यादा T20 क्रिकेट है, अब एक लड़का जो है वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, टेस्ट मैचेस में मजा आता है उसको, तो उसको कहीं ना कहीं अपनी ट्रांसफॉर्म करना, उसको इतना खेलना आना चाहिए। मैं तारीफ करूंगा राहुल द्रविड़ की। जब वो शुरू में आए थे बिल्कुल डिफेंसिव मोड में रहते थे, एक दो निकालते रहते थे, लेकिन जब उनको वनडे में लेके आए तो उन्होंने एक, उनकी मैंने बात सुनी थी कि हर बॉल पे अगर 1 रन निकालते रहो तो आपका 100 का स्ट्राइक रहेगा। 100 का स्ट्राइक रेट हर फॉर्मेट में अच्छा रहता है।
तो इन तरह के बड़े खिलाड़ियों की ये बातें और उनका जो एडॉप्टेशन होती है उनके बारे में जब पढ़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम जब बच्चों को, बड़ी क्रिकेटरों को बताते हैं, तो उनको काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो सबको अपने रोल भी पता होने चाहिए खिलाड़ियों को एज ए टीम। सर मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि जैसे कि आपने बताया आप उनकी मूवमेंट्स जज करते हैं प्लेयर्स की, पर कभी कभी ऐसा होता है कि सर एक प्लेयर शायद एक डिपार्टमेंट में अच्छा ना हो पर दूसरे डिपार्टमेंट में अच्छा होता है और उसको पता भी ना हो। जैसे सचिन तेंदुलकर के हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि उनको फास्ट बॉलर बनना था, तो अगर उनको फास्ट बॉलर बनने देते तो आज हमें एक इतना बड़ा बैट्समैन कभी मिलता नहीं। तो आप प्लेयर का टैलेंट कैसे रिकॉग्नाइज करते कि ये बच्चा ये डिपार्टमेंट में अच्छा है या फिर ये बच्चा इस डिपार्टमेंट में अच्छा है, ये शायद ये बच्चा सिर्फ बैटिंग कर रहा है बॉलिंग भी कर सकता है, या फिर उल्टा हो सकता है कि शायद बैटिंग में इसका ज्यादा मन है लेकिन बॉलर अच्छा है, तो आप कैसे जज करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये हमेशा चैलेंजिंग रहता है हम कोचेस के सामने, कि ये खिलाड़ी जब खेलने के लिए आता है तो उसका अपना खुद का इंटरेस्ट, मान लीजिए उसको बैटिंग में बड़ा मजा आ रहा है, बट उसके बैटिंग के इतने अच्छे मूवमेंट नहीं है, बॉलिंग में अच्छा कर रहा है, उसको ट्रांसफॉर्म करना, फिर उसको उसको बताना, फिर उसके लिए कुछ एक लिमिटेड हमारे पास कहीं ना कहीं हम उसके टेस्ट होते हैं। जैसे कोई भी बच्चा आता है, एक तो सबसे बढ़िया चीज है आप उसको रनिंग करा के देखो, आपका रनिंग का स्ट्राइड, उसका दौड़ने का जो तरीका होता है, उसके अ, जो लीवर्स होते हैं, अगर वो गैदर करके दौड़ रहा है, उसके मूवमेंट बहुत अच्छे हैं। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, आप क्रिकेट जो बॉल होता है, उसको किसी भी बच्चे को जब आए उसको थ्रो करवा के देखिए, उस मूवमेंट में जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स कितना ले रहा है, किस तरह से उसका लीवर जा रहा है, नॉन थ्रोइंग आर्म कैसे कर रहा है और थ्रोइंग आर्म कैसे लेके जा रहा है, इन सब चीजों चीजों से उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, उसका जो स्टेमिना होता है, मूवमेंट काफी हद तक हमें पता चल जाता है। जहां तक हाइट और उसकी जो कद काठी होती है, उससे भी हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। अब एक बहुत छोटे हाइट का खिलाड़ी है और वो काफी पैशनेट है बॉलिंग के लिए, तो हम लोग कहीं ना कहीं ये समझ आते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्लब स्टैंडर्ड तक तो ठीक है, लेकिन ये मीडियम फास्ट बॉलर के लिए एक जनरल हाइट तो आपकी होनी चाहिए, जहां पे आपका डिलीवरी स्टाइल हाई आर्म आए तो बॉल पड़े और निप करे। तो उसको कहीं ना कहीं स्पिनर्स की तरफ मोटिवेट करते हैं, उसको बॉल में फिंगर कैसे फंसा रहा है, उसको बैटिंग की उसके मूवमेंट, इस तरह से जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा सीख जाता है। और फिर बाद में जब लेटर ऑन में जब वो स्टेट के लिए खेलता है, तो उसको बड़ी खुशी होती है और फिर उसको खुद रियलाइज होता है कि सर हाँ, अब मुझे समझ में आता है कि अगर मैं मीडियम पेस करता रहता तो मैं शायद इतना कामयाब ना होता, जितना मैं बैट्समैन और साथ में मैं स्पिन करने लग गया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मेरे पास इस तरह का जो एक बच्चा था, सतनाम सिंह, जो कि मेरा काफी फेवरेट बच्चा है। उसने अभी यूपी टीम के लिए बहुत रन बनाए हैं। अंडर 16 में ही स्कोर्ड मोर देन 600 रन, फिर अंडर 19 भी खेला और अपने क्लब के लिए हैवली स्कोर करना, ZCA में भी ही सिलेक्टेड। वो इनिशियली जब आया मेरे पास वो 10-11 साल का था। ही यूज्ड टू बॉल लेग स्पिन, लेग स्पिन करता था। लेग स्पिन में उसका आर्म रोटेशन वगैरह बहुत अच्छा था, लेकिन कभी भी मैं जब उसको बैटिंग कराता था, बैटिंग में उसका बड़ा स्टाइल जो है एलिगेंट था। उसका जो, ही इज अ लेफ्टी बैट्समैन, वो बॉल के ऊपर आना, लीन करना, पीछे जाके। तो लेग स्पिनर का क्या है कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ था कि लेग स्पिनर इज अ वेरी डिफिकल्ट आर्ट, दिस इज अननेचुरल आर्ट। तो इस पे बॉल जैसे जैसे हाइट पर्सनैलिटी बच्चे की बढ़ती है, बॉल शॉर्ट पिच भी होने लगता है, फुटबॉल भी होना। और वो चीज मैं उसको मॉनिटर कर रहा था कि उसकी बॉल की लाइन लेंथ इतनी अच्छी नहीं जा रही है। तमाम उसको उसके रनअप पे भी हमने वर्क किया। तब मैंने उसको कंधे पे हाथ रखा और मैंने कहा, देखो सतनाम, थिंग इज दैट यू आर ए वंडरफुल बॉय, और तुम मेरे लिए एक जो है अपने बच्चे से बढ़ के हो, और तुम्हारी फिटनेस और तुम्हारा ये सब कुछ अच्छा है। बट मैं तुम्हें ये कहूंगा कि मैंने उसको उस समय बॉलिंग के लिए मना नहीं किया, क्योंकि बॉलिंग उसका पैशन था, लेकिन मैंने बैटिंग उसको फोर्सफुली कह सकते हैं कि ज्यादा कराने लग गया, कि नेट्स पे या पर्सनल टाइम में भी उसको आई जस्ट गोइंग टू फीड देम बॉल, उसको थोड़ा सा। जब वो फिर खेलने लगा उसको मजा आने लगा, फिर मैंने जो अपनी टेक्निक जो मैं अपना लगाता हूँ, अपनी जो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजीज बनाता हूँ, फिर मैंने पुराने कुछ लेफ्टी बैट्समैन का स्टाइल उसको बैटिंग दिखाया, देखो सम हाउ यू आर प्लेइंग लाइक दिस एंड दे आर टॉप क्रिकेटर्स, इस तरह से तुम और अच्छा खेलोगे तो तुम्हारे अंदर बैटिंग के ये ज्यादा गुण हैं इन स्पाइट ऑफ बॉलिंग। तो फिर धीरे धीरे वो बैटिंग पे ज्यादा जोर दिया उसने,
और वो बैट्समैन बन गया एंड ही स्कोर हैवीली, मतलब 10-20 रन बनाने के बाद ही कन्वर्ट हिज स्कोर टू 50 आफ्टर कन्वर्शन, 50 को फिर 100 में कन्वर्ट करना। तो नाउ ही इज वेरी टॉल और स्टेट का प्लेयर है, 6 फुट 2 इंच है। तो वो कभी कभी अब जब मुलाकात होती है तो मैं उसको बोलता हूँ कि सतनाम, you started as a leg spinner, now you are one of the best batsmen of state and you represented Jersey as a lefty batsman। तो ये मजा आता है बच्चों के साथ। तो ये कहीं ना कहीं प्रतिभा बच्चों में दिख जाती है, तो हमें उनको मना नहीं करना है एकदम से, जो लेकिन साथ साथ आप वो चीज कराते रहिए, तो कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं उस स्किल की तरफ। सर कौन से वेरियस जेनेटिक पैरामीटर है, जैसे आपने बताया कि फास्ट फास्ट बॉलर बनने के लिए एक स्पेसिफिक हाइट होनी चाहिए, या फिर बहुत से लोग होते हैं जिनके फीट फ्लैट होते हैं तो आपके घुटने अंदर की तरफ थोड़े मुड़ जाते हैं, और कुछ कुछ लोगों का फैट डिपोजिशन भी अलग रहता है तो उनका शोल्डर भी ब्रॉड उतना होता नहीं है। तो ऐसे क्या जेनेटिक पैरामीटर्स है जिनसे आप मेजर कर सकते हो, मतलब या फिर देखिए कैटेगराइज कर सकते हो? देखिए जो भी क्रिकेटर आता है, जो वो अपनी फैमिली के जीन्स और डीएनए लेके आता है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर वो बच्चा शुरू में हमारे पास टॉल है और मोटा है, तो ऐसा नहीं है कि वो क्रिकेट नहीं खेल सकता है। हम उसकी जो जो उसकी हाइट है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। शुरू में क्या कई केसेस में हमने ऐसा देखा है कि बच्चे टॉल और बहुत मोटे भी हैं, लेकिन उनका जो है फैट अगर हम कम कर देते हैं और उनको हम ट्रेनिंग कराते हैं, तो दे बिकम वंडरफुल प्लेयर्स। तो ये एक हम अपना एक पैरामीटर लेके चलते हैं कि अगर हाइट उसकी अच्छी है और उसके मूवमेंट स्लो हो रहे हैं बिकॉज ऑफ फैट, उसने बहुत ज्यादा गेन किया हुआ, उसको हम डाइट उस तरह से देते हैं, उसको ट्रेनिंग इस तरह से कराते हैं, और आर्म रोटेशन की जो पॉलिसी है, छोटे स्ट्राइड, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, इस तरह से उसका स्टेमिना हम जो है कह सकते हैं, जो मोटर क्वालिटीज होती हैं, जब हम इस तरह से उसको करते हैं, और जिस चीज में वो अच्छा कर सकता है, हमें लगता है कि इसमें ये अच्छा कर सकता है, साथ साथ बैटिंग में जैसे मीडियम फास्ट बॉलर्स को एंजॉय करते हैं मारना, तो उसको कहीं ना कहीं जिस चीज में उसको मजा आता है उसको बैटिंग भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उसकी हाइट, पर्सनैलिटी से भी हम उसको जज कर सकते हैं। अगर किसी का आर्म बहुत अच्छा है थ्रो करने में, तो कहीं ना कहीं मैं उनको जरूर प्रेरित करता हूँ कि आप फास्ट बॉलर बनिए, और उनको फील्डिंग के लिए भी कहीं ना कहीं ये जजमेंट हो जाता है कि इसको अगर हम पीछे पीछे फील्डिंग कराएंगे तो इसका जल्दी थ्रो आ जाएगा। और जो एजाइल होते हैं, जो शॉर्ट हाइट के खिलाड़ी होते हैं, जो उनको सर्किल में रखते हैं, शॉर्ट कवर्स पे या स्लिप पॉइंट पे, स्लिप वगैरह में जहाँ रिफ्लेक्स है, तो ये मॉनिटर कर सकते हैं कि हम हाइट पर्सनैलिटी से, और कहीं ना कहीं हम डिफरेंट ड्रिल्स कराते हैं, स्टॉप वॉच से हम ट्रेनिंग कराते हैं, तो कहीं ना कहीं टाइमिंग में जिसका कम ज्यादा होता है, वो उससे हम कहीं ना कहीं जज कर लेते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर बहुत ज्यादा फैट है खिलाड़ी में तो वो खिलाड़ी क्रिकेटर नहीं बन सकता है। उसको उसकी अगर उसको हाइट मिली हुई है, उसको अगर स्ट्रेंथ मिली हुई है, उसके ऊपर मेहनत करके, उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम देके हम उसको उस दिशा में ढाल के एक अच्छा खिलाड़ी बना सकते हैं। तो इस तरह के जो स्मॉल थिंग्स हैं, हम इसको कहीं ना कहीं इस पैरामीटर्स को अपनाते हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं बच्चों के। सर जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले सतनाम सिंह का एग्जांपल दिया, हमने काफी अच्छा एग्जांपल है वो। एज अ लेग स्पिनर सतनाम को आपने देखा एंड देन आपने उनको प्रेरित किया कि नहीं आप बैटिंग भी करें, आप काफी एलिगेंट बैट्समैन है। तो ये तो सतनाम ने आपकी बात सुनी एंड डेफिनेटली वो काफी अच्छा कर रहे हैं अभी, बट ऐसा भी हो सकता है कि कोई और प्लेयर होता जिसने जिसको आपने लेग स्पिनर देखा होगा एंड आपने चाहा होगा कि वो बैटिंग भी करे, बट उनका बोला कि नहीं मेरे को लेग स्पिन ही करना है, मैं लेग स्पिनर हूँ, मैं खाली बॉलिंग करनी है। तो ये एक एटीट्यूड हो गया प्लेयर का कि मैं कोच की बात सुनूंगा या नहीं सुनूंगा। तो ये एटीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है सर प्लेयर्स के लिए, स्पेशली बडिंग क्रिकेटर्स के लिए? देखिए ये कहीं ना कहीं हम कोचेस को सामना करना पड़ता है, और उसमें बच्चे को समझाने में कहीं ना कहीं जब हम उसके साथ हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं, तो वो थोड़ा सा लेट भी हो जाता है मामला। तो हम उस पे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, हम बहुत ज़्यादा हम उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हमें उसको मोटिवेट करना चाहिए, और कहीं ना कहीं हम काउंसलिंग करनी चाहिए उसके बारे में कि अ, और उसको कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के एग्जाम्पल भी देने चाहिए कि ये आपकी तरह थे और इन्होंने इस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, इन्होंने अपनी स्किल को चेंज किया और ये बड़े प्लेयर बन गए। और कभी
खिलाड़ी जिद में और लंबे समय तक वो चीज़ करते हैं, तो हम उनको ज़ोर ज़बरदस्ती से तो नहीं कर सकते, लेकिन प्यार से उनको हम कभी मैच में अगर वो इस तरह के लिए अगर डटा हुआ है कि नहीं हमें फास्ट बॉलिंग ही करानी है, तो हम उसको फास्ट बॉलिंग देते हैं करने के लिए, अगर वो उसको मार पड़ जाती है। लेकिन हम कभी-कभी बैटिंग में उसको जितना वो सोचता नहीं है और हमें मालूम होती है इसके अंदर प्रतिभा बैटिंग की, हम उसको उसका ऑर्डर प्रमोट करके ऊपर भेज देते हैं और वो बॉलिंग में ना सक्सेसफुल होके जब वो बैटिंग में रन बनाता है, तो धीरे-धीरे वो चैनलाइज़ हो जाता है उस स्किल से दूसरी स्किल की तरफ। तो इससे हमारा काम भी आसान हो जाता है और उसको ये पता चल जाता है कि हम लगातार ये करते रहेंगे तो टाइम निकल जाएगा। और सर की बात कहीं न कहीं सही थी कि हमने जब मैचेज़ खेले या हम नेट्स पे इतने सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक जो खिलाड़ी का टाइम जो सीखने का या प्रतिभा गेन करने का टाइम होता है, स्किल बहुत कम होता है, तो उसको कहीं अपने आप में फिर ये रियलाइज़ हो जाता है, तो फिर वो अ, खुद आके फिर कोच के साथ बात करता है और कोच तो कॉन्टैक्ट में होता है क्योंकि वो एक फादर और सन का रिश्ता शुरू हो जाता है जब उसके साथ 2 आत्माएँ एक सोल टू सोल का कनेक्शन होता है, ये टू वे। तो वो मुझे लगता है फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, खिलाड़ी समझ जाता है और इस तरह से हम लोग बच्चों को अपना बच्चा समझ के कोचिंग करते हैं। तो बड़ा अच्छा भी लगता है कभी-कभी पेरेंट्स हम लोगों के पास आते हैं, कहते हैं सर ये तो अब आपका बच्चा है, कोई भी चीज़ अगर करानी है या पढ़ाई नहीं कर रहा है तो सर आप ही इसको मोटिवेट करिए, आप ही इसको अब ये करिए कि थोड़ा बहुत पढ़ ले या किस तरह से अपना। तो हमारी बातों को बच्चे सुनते भी हैं और हम साथ-साथ हमारी ये मॉरल ड्यूटी भी है कि हमें अच्छे संस्कार देने हैं कि एक अच्छे खिलाड़ी को एक अच्छा संस्कार भी मिलना चाहिए, उसका एक अच्छा जो है ह्यूमन होना भी बहुत ज़रूरी है। अपने छोटों को प्यार करना चाहिए, जो बडिंग क्रिकेटर हैं उनको जो उसने सीखा है उसको सिखाने की और डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, हेड डाउन रखना चाहिए। चाहे आप जितने बड़े प्लेयर बन जाएँ, आप चाहे आपका टाइम खराब भी हो, आपको हम्बल रहना है क्योंकि अच्छा बुरा समय तो लगा रहता है। तो ये कहीं न कहीं हम लोगों को एक कैरियर बनाने में भी हम लोग पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, साथ-साथ कोच। लेकिन पढ़ाई वाला पार्ट मैं बिल्कुल मिस नहीं करता हूँ। बच्चों को इंग्लिश में बात करना आनी चाहिए, अपनी बात, अपनी बॉडी लैंग्वेज, बीइंग ए एक्स सर्विसमैन, बीइंग ए नोबल पर्सन, ये मेरी खुद की सबसे पहली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ब बच्चा मेरे साथ आए, वो एक देशभक्त हो, देश की खेलने की प्रेरणा हो और जब भी वो खेले, तो अपने माँ-बाप का नाम अम ऊपर लेके जाए, कोचेज़ का नाम ऊपर लेके जाए, जहाँ जिस संस्था में वो प्रैक्टिस करता है और यही सब चीज़ें होती हैं खिलाड़ी को महान बनाती हैं क्योंकि हमने देखा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ प्लेयर बहुत अच्छे थे, टैलेंटेड थे, लेकिन उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं था, वो अ, रिस्पेक्ट नहीं करते थे किसी की या अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते थे, तो उनका करियर बहुत छोटा है होता है और वही खिलाड़ी जो अपने कोचेज़ की, अपने पेरेंट्स की और जो अपनी मिस्टेक्स को ओवरकम करना चाहता है, सीखना चाहता है, वो खिलाड़ी बहुत लंबे समय तक खेलता है और उसको हिंदुस्तान के लिए भी बच्चे खेलते हैं। सर तो मतलब ये आप कहना जर्नी चाह है। रहे हैं या सर आप कहना चाह रहे हैं कि खिलाड़ी को कभी भूलना नहीं चाहिए वो कहाँ से उभर के आया है, रूट्स को बिल्कुल, जैसे हम बोलते हैं, डोंट फॉरगेट योर रूट्स। नहीं नेवर। और मैं एक बात आपके सवाल से मुझे एक और बहुत अच्छी बात याद आई कि इनिशियल आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स सपोर्ट करें, आपके ब्रदर सपोर्ट हो सकता है आपके सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में रहने वाला कोई आपको बंदा एडमायर करने लग गया हो, आपको कोई चीज़ प्रोवाइड करने लग गया जिसकी कमी घरवाले नहीं पूरी कर पा रहे हैं, वो आपको दे रहे हैं, उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जब खेलते समय आपको इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। एक किसी का हाथ हो या आप इंग्लिश लो बैट जैसे मैं कह सकता हूँ, जैसे-जैसे खेलते हैं उनको रिक्वायरमेंट कोई आपको सपोर्ट करता है और चाहे वो सपोर्ट किसी भी तरीके का हो, कि आपको ग्राउंड तक ले जाने का है, आपको ट्रैवल कराना है, लेके जाना है, आपको कभी डाइट में सपोर्ट करना हो, तो जितने भी बड़े प्लेयर बन जाओ, तो कभी भूलना नहीं चाहिए अपने पेरेंट्स को, अपने बड़े भाइयों को। मेरे बड़े ब्रदर हैं जसविंदर, उन्होंने मुझे बड़ा प्रेरित किया, ऑलवेज़ टफ टाइम में मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरे और एक ब्रदर हैं और जब उनका मेरठ में उनका ट्रांसफ़र हुआ, तो उन्होंने मुझे अपनी किट प्रोवाइड करी, इंग्लिश लो बैट और जैसे माय डैड, माय होल फैमिली, जैसे मैं बताया कि जब मैं इंग्लैंड गया खेलने तो मेरे चाचा जी को बड़ी खुशी हुई कि ऑल द वे ही ट्रैवल फ्रॉम इंडिया और यहाँ किसी क्लब ने उसको ऑनर करके बुलाया, ही इज़ अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। तो जब वो मैच में देखने जाते थे,
तो जितने भी फॉरेनर प्लेयर थे, जो गोरे प्लेयर थे, सब चाचा जी ड्रेसिंग रूम में आते थे, तो उनको बहुत अच्छा, उनको ग्रीटिंग्स मिलता था। उनको बड़ा अच्छा लगता था कि देखो मेरा भतीजा इंडिया से खेलने आया है और रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, यहाँ बुलाया है। सो वंडरफुल कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस है, बड़ा मजा आता है। और ये काम हम हमारे बच्चे कर रहे हैं, अब जा रहे हैं दूसरी जगह जाके खेलते हैं, उनके बारे में पता चलता है कि नो दिस योर स्टूडेंट इज डूइंग वेरी गुड, बहुत अच्छा टैलेंट है, वर्किंग वेरी हार्ड। जैसे उदित के बारे में आपने बात करी, उदित के बारे में मुझे ऑल ओवर इंडिया, फॉरेन से भी कई कोचेस का, कई प्लेयर्स का है कि दिस बॉय इज फ्रॉम चाइल्डहुड विद यू एंड ही इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, कीप डूइंग, कीप इट अप नरेन। और एक कंपनी है, A&M कंपनी है, उसने उसको बहुत कम उम्र में स्पॉन्सर भी किया। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल दोज आर कमिंग फॉरवर्ड टू सपोर्ट माई दीज ट्रेनीज, क्योंकि समय पे रहते रहते इनको हर चीज़ की जरूरत होगी। और तो लेकिन ये है कि आप अच्छा काम करते जाओ और चीज़ें करते जाओ तो कारवां बढ़ता जाता है, लोग जुड़ते जाते हैं और आपको सब सपोर्ट करते हैं। जी सर। और अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्या सीरीज हुआ सर 2020 में, वो सीरीज देखने लायक सीरीज था। बट उसका एक फैक्टर हम लोग हटा नहीं सकते कि इतने इंजरीज हुए इंडियन प्लेयर्स को। ऑलमोस्ट एक रिकॉर्ड बनाया कि 20+ प्लेयर्स एक ही सीरीज में खेल गए। तो सर आप जो इंजरीज को देख रहे हैं, वो इंजरीज का आप रीजन क्या समझते हैं सर, एज अ फिटनेस ट्रेनर और एज अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच? आप क्या समझते हैं कि क्या वजह रही होगी? सिर्फ बायोवेबल वजह थी कि कुछ और भी हो सकता है? देखिए, अब जिस तरह से पूरे दुनिया में इस तरह की जो बीमारी महामारी चल रही है, ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं चिंता का विषय, एक प्रॉब्लम तो थी। लेकिन इन सब के साथ भी मैं एक ये बात कहूंगा कि खिलाड़ी को सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। जब उसको ये मालूम है पूरे साल का कैलेंडर कि मैं अब मेरा सिलेक्शन इस टीम के लिए हो गया है, तो वो उसकी तैयारी स्किल के साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ और फिटनेस, अपना कार्डियो, अपना हार्ट और आपकी जो मसल हैं उनमें स्ट्रेंथ, पूरी तैयारी करनी चाहिए। होता क्या है, एक जो कह सकते हैं आज के दौर में क्रिकेट इतना ज्यादा हो रहा है, खिलाड़ी को ब्रेक नहीं मिलता है। तो कोप अप करने के लिए मसल्स को या बॉडी को रिकवरी का इतना टाइम नहीं मिलता है। तो लगातार मैचेस होते हैं, उसमें ओवर स्ट्रेन होता है, इसलिए खिलाड़ी कहीं ना कहीं वो इंजरी हो जाती है। फिर इंजरी, आप स्किल्ड प्लेयर हैं, आपने परफॉर्मेंस करी हुई है, टीम आपको मांग रही है, आपकी जरूरत है और आप मैच छोड़ नहीं सकते हो। वहां पे फिर क्या होता है कि आप ओवर ट्रेन हो जाते हो, ओवर आपने लोड हो जाता है। तो ओवर लोड होने के साथ साथ आप मैच खेलना जरूरी है, आप फिर कहीं ना कहीं पेन किलर्स लेते हो, कहीं ना कहीं मेडिसिन लेते हो या इंजेक्शन लेते हो, वो उसका असर थोड़ी देर का होता है, लेकिन आपकी जो इंजरी होती है वो बढ़ती चली जाती है। फिर बहुत ज्यादा इंजरी होती है तो आपको हटना पड़ता है, फिर नया खिलाड़ी आता है। लेकिन अभी एक बात बहुत अच्छी हुई है कि जो ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों ने जो सीरीज खेली है, तो हम जो बंच लेके गए थे वो हमें प्रीवियसली जो हमने आईपीएल खेला था यूएई में, उसने हमें बड़ा सपोर्ट किया, क्योंकि उसमें हमें बहुत से ऐसे खिलाड़ी थे जो कि अच्छे टैलेंटेड प्रतिभावान खिलाड़ी, यंग क्रिकेटर मिल गए। जी तो जी जब बीसीसीआई ने एक बड़ा अच्छा स्टेप उठाया कि इनको कैरी किया, अगर वो कैरी ना करते हो सकता तो हमारी टीम 11 ना होती। और इन ये खिलाड़ी वहां पे इतने लंबे समय तक रहे, ट्रेनिंग कर रहे थे, एटमॉस्फेयर को कैपिटलाइज कर लिया था इन्होंने वहां पे। तो जब इनको इंजर्ड खिलाड़ी की जगह चांस मिला तो इनको कोप अप करने में दिक्कत नहीं। तो जी मैं कह सकता हूँ कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इस तरह की जो लीग्स होती हैं, आईपीएल है और भी लीग्स हो रही है प्रोफेशनल लीग, वो हमें कहीं ना कहीं नेशन की टीम बनाने में बड़ी हेल्प करती हैं। होता क्या है कि शो चलता रहना चाहिए, हिंदुस्तान की टीम हमेशा अच्छी बनी रहे। उसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक खिलाड़ी खिलाड़ी अगर हमारा मिस हो गया तो हम हार गए। अगर आप देखो, जी विराट कोहली हमारे पास अवेलेबल नहीं थे आई ऑस्ट्रेलिया में, जी लेकिन जी किसी को विराट कोहली की याद नहीं आई। जी तब उसकी जी जगह कहीं ना कहीं अजिंक्य रहाणे ने पूरी करी, ऋषभ पंत ने पूरी करी। डाउन टू ऑर्डर अगर देखा जाए तो वाशिंगटन सुंदरम जी और जी जी शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर वाज ए एक्सेप्शनल बैटिंग। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक वरदान की तरह लीग है। और ये इंजरी तो अब होंगी, जब ज्यादा आप क्रिकेट खेलोगे और थोड़ा डिसिप्लिन नहीं रहोगे और थोड़ा सा भी आप उसके साथ नहीं कर पाए। मैं इसलिए विराट कोहली को सैल्यूट करता हूँ कि इतने लॉन्गर समय से वो खेल रहा है
और उसको कोई इंजरी नहीं होती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी तैयारी दूसरों से अलग होती है, अच्छी होती है। तो जी, हमें वैसा रोल मॉडल बनाना है कि भाई वो क्या करता है इस तरह का, कितना डिसिप्लिन खाना खाता है, कितनी ट्रेनिंग करता है, क्या उसका शेड्यूल है। तो अभी मेरे पास जो खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं मैं उनको शेड्यूल इस तरह का, अब मैं फिटनेस वाले पार्ट में ज्यादा जोर इसलिए भी देता हूँ क्योंकि आपके पास स्किल चाहे जितनी मर्जी हो, टैलेंट हो, अगर आप 1 साल 2 साल खेले तो मेरा वो मकसद पूरा नहीं हो पाता है। आप कम से कम 10 15 साल तो आपको क्रिकेट खेलनी चाहिए। धोनी को मैं बहुत एडमायर करता हूँ फिटनेस के मामले में। तो देखिए रनिंग बिटवीन द विकेट उसकी कितनी अच्छी है, एजिलिटी कितनी अच्छी है, कितना ब्रेन काम करता है विकेट के पीछे। तो ये सब हमारे पास पुराने देख लीजिए राहुल द्रविड़ कितने लंबे समय तक खेले, जी सचिन तेंदुलकर टेनिस एल्बो, तमाम शोल्डर की इंजरी, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने रिहेबिलेशन किया। लक्ष्मण के घुटने में प्रॉब्लम थी, कभी कभी तो वो लंगड़ा गए, लेकिन 200 200 रन, 250 200 रन, तो उन्होंने अपना दूसरा पार्ट कहीं ना कहीं उन्होंने इतना मजबूत रखा कि टीम से वो उनको बाहर नहीं किया। तो ये सब जितने लेजेंड हैं, सुनील गावस्कर, मैं तो अभी भी मैं सनी भाई को देखता हूँ तो मैं सचमुच उनके हाथ जोड़ता हूँ कि जब वो कमेंट्री करते हैं हम लोगों को उनसे कितना कुछ सीखने को मिलता है, कितना कुछ एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। तो इनकी पुरानी बातें हैं और इन सब खिलाड़ियों का इनसे इतना कुछ सीखा है, और प्लेयर तैयार करने में हमें काफी मदद मिलती है। कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं कि ओवरऑल जो है खिलाड़ी का जो है डेवलपमेंट हम लोग करते हैं। जी। जी, सर अभी रिसेंटली एक वर्ड बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, वर्कलोड मैनेजमेंट। ये चालू हुआ इंग्लैंड से, फिर ऑस्ट्रेलिया गया, फिर अभी इंडिया में एक नया हाइप हो रहा है उसका। तो इतना ही पता है कि प्लेयर्स को ड्रॉप करते हैं फिर वापस लाते हैं। तो एक कोचिंग के पर्सपेक्टिव से आप हम लोग क्या आप हमें समझा सकते हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट क्या है, और आपका ओपिनियन क्या है वर्कलोड मैनेजमेंट पे, कि रोटेशन पॉलिसी जो चल रही है। देखिए ये बहुत सिंपल सी चीज है कि अब देखिए क्रिकेट का विकास तो हुआ है, ये अब ऐसी भी कंट्री खेलने लग गई हैं, अभी वो उनको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिला है लेकिन वहाँ पे जबरदस्त तैयारी हो रही है, वहाँ कोचेस जाके ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो खिलाड़ी जब लगातार इस तरह की क्रिकेट में इन्वॉल्व होता है, वो इंजर्ड भी होता है, और इंजरी उसको लंबे समय तक नहीं रहे, वो रिहेबिलिटेशन भी करता है, वो फिर उसके एरर क्या होते हैं टेक्निक में, क्या या कोई फाउल है या उसकी ट्रेनिंग में उसकी क्या गलती है, तो फिर वो कम बैक करके अपने कोचेज और स्ट्रेंथ कंडीशनर कोच के साथ वो कम बैक करता है। हाँ, यहाँ तक कि जो रोटेशन पॉलिसी है, ये काम बहुत अच्छा, हम थैंक्स बोलेंगे, बीसीसीआई का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है। जूनियर क्रिकेट से लेके रणजी ट्रॉफी तक, आईपीएल तक, अंडर 15 अंडर 16 19, फिर जोन, सेंट्रल जोन की टीम, वेस्ट जोन, जो 5 जोन के आपस में, दिलीप ट्रॉफी, देवधर, इसमें क्या होता है कि ओवरऑल जब खिलाड़ी लगातार रणजी सीजन खेलता है तो वो सीजन हो जाता है, और कहीं ना कहीं सेलेक्टर्स जो अपना काम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, वो मॉनिटर करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को। तो जब कोई खिलाड़ी अच्छा खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है, तो आपके पास इस रोटेशन पॉलिसी में जो बीसीसीआई का स्ट्रक्चर है, जो खिलाड़ी लगातार खेल रहे होते हैं, आप देखो अभिनव मुकुंद 300 रन बना के बाहर बैठा हुआ है, क्या सोच लीजिए कि इतने इंडिया में इतने अच्छे प्लेयर हैं कि अभी रोटेशन में उसका नंबर नहीं आ पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो अब तैयारी ग्रासरूट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में, स्टेट में, अलग अलग उनकी अपनी अपनी एकेडमीज बनी हुई हैं, एसोसिएशन की, वहाँ पे प्लेयर तैयार हो रहे हैं, और सभी सेलेक्टर्स जो कहीं ना कहीं स्टेट कोचेस के साथ कांटेक्ट में उनको मॉनिटर करते हैं। तो ये तो जरूरी नहीं है कि एक खिलाड़ी बहुत लंबे समय तक खेलता रहेगा, इंजरी तो होगी उसको। तो साथ साथ हमारा ये काम बनता है, कोचिंग स्टाफ का, सेलेक्टर्स का, जो सपोर्ट स्टाफ का, कि उसकी जगह पूरी हो जाए। लेकिन ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जिस खिलाड़ी ने हमें परफॉर्म किया है, हमें मैच जिताए हैं, अगर वो ऑन द फील्ड नहीं है, ऑफ द फील्ड रिहेबिलिटेशन कर रहा है, तो हमें उसको पूरा उसका ख्याल रखना है। ये नहीं कि आपने बहुत अच्छा उससे परफॉर्मेंस ले लिया, आप वो स्ट्रगल कर रहा है उसको हमने किनारे कर दिया। वो स्किल्डफुल है, वो एक एक दिन में प्लेयर तैयार नहीं हुआ है, वो उसने सालों उस मेहनत करके उसका माइंड उसने इतना शार्प किया है, उसके न्यूरो जो सेल्स हैं उसने एक्टिव किया अपनी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कीपिंग के लिए, और मैच में टफ सिचुएशन में कैसे निकालना। तो हमें
उस खिलाड़ी की, अगर उसको इंडिया में ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा तो उसको फॉरेन में भेजना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए। और कहीं ना कहीं कोई खिलाड़ी जिस तरह से, जिसकी फॉर्म अगर खराब हो गई है या वो लगातार नहीं करा, तो फिर उससे उसको चांस मिलना चाहिए। तो सीधी सरल भाषा में ये है कि एक प्लेयर बैंक जो हमारे पास, हिंदुस्तान के पास इस समय मौजूद है, वो एक बहुत अच्छा जो है सेटअप है हमारे पास। जूनियर क्रिकेट से लेके अब अंडर 19 का अगर आप देखें वर्ल्ड कप, तो हमें नागरकोटी, शिवम, मावी जी और त्यागी और इस तरह से जायसवाल, इस तरह से शुभमन गिल की देखिए एंट्री हुई है। तो हम कह सकते हैं बीसीसीआई का जो स्ट्रक्चर है, तो ये जो वर्कलोड मैनेजमेंट है, ये अपने आप में हमें कहीं ना कहीं रोटेशन में हेल्प करता है और टीम हमारी बनी रहती है, अच्छी टीम बनी रहती है। पर डिसाइड कैसे करते कि एक प्लेयर शायद अभी इसका इंजरी प्रोन हो सकता है, या फिर इसका वर्कलोड जो है अभी बस हो गया, कि शायद इसके बाद इसको इंजरी हो सकती है, या फिर इसका बॉडी टायर्ड है, फटीग आ सकता है, तो वो पैरामीटर डिसाइड कैसे करते हैं, वो मेजर कैसे होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप अपनी बॉडी को अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, रेस्ट ले रहे हैं, तो ये जो मैकेनिज्म है, जो बायो मैकेनिक्स है हमारी बॉडी का, 35 साल तक तो बहुत अच्छा काम करती है। आप इसमें इसमें दो राय नहीं है कि अगर आप इसमें इसको थोड़ा सा चीट करेंगे या आप इसकी मेहनत नहीं करेंगे, तो ये आपको सेवा देती है। अब सीरियस इंजरी हो जाए या कोई आपकी बोन टूट जाए या कुछ इस तरह, वो बात अलग है, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से काम किया है तो 35 साल तक बॉडी पूरा साथ देती है। रही उसकी परफॉर्मेंस, कैसे आप एनालिसिस करते हैं, उसके लिए मॉनिटर करने लग जाएं कि पेस अब कम हो गई है, या जो एक बॉलर बहुत तेज बॉल डाल रहा था, अब उसको बैट्समैन निकल के स्टेप आउट करके जो है खड़े खड़े मार दे, वही उस बॉलर को बैकफुट पे खेलना पड़ रहा था। और अब वो, तो कहीं ना कहीं अब ये सिग्नल मिल जाते हैं कि इसकी पेस कम हो गई है, या बैटिंग में उसकी कंसिस्टेंसी में कमी आ जाए, उसका लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वो धीरे धीरे वो डिटरेशन थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं वो दिखने लग जाता है। तो उसमें काफी हद तक तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको फिर से बूस्ट अप किया जाए, उसको ट्रेनिंग इस तरह से कराया जाए। लेकिन जब लंबे समय तक वो चीजें जब नहीं होती हैं, तो वो एक डिसीजन लेना पड़ता है उस खिलाड़ी को। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जैसे ओपनर्स, आपकी इस बात से एक जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है, कि जैसे मान लीजिए एक ओपनर बैट्समैन के रिफ्लेक्सेस बहुत स्लो हो गए हैं। अब इनिशियली तो बहुत अच्छा खेलता था 30 35 32 साल तक, तो लेकिन अब वो क्विक बॉलर्स को, जहाँ पे ग्रास विकेट है, जहाँ पे मॉइस्चर है, वहाँ जो इनिशियली वो आउट हो जाता है या बाउंसर पे आउट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो सीजन क्रिकेटर तो है, उसने इतनी अच्छी क्रिकेट के लिए इतना परफॉर्म किया है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको यूटिलाइज करें, उसको मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं लेके जाएं, क्योंकि वहां पे स्लो बॉलर्स होते हैं, तब तक बॉल पुराना हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं अपना एक्सपीरियंस करके, तो इस तरह से भी हम कहीं ना कहीं उसको यूज करते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो जितना ज्यादा पुराना सीजन क्रिकेटर होगा, वो ज्यादा उतना अच्छा है। इस तरह स्पिनर्स धीरे धीरे जितना पुराने हो जाते हैं, उतने हमारे लिए अच्छे हो जाते हैं। तो जी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जितना मैक्सिमम हम यूज लेना चाहें, तो कुछ ना कुछ स्मॉल स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई है, उसको टॉप ऑर्डर से लेके थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में लेके आ गए, और प्रमोशन किया किसी को कहीं ना कहीं जो हल्के मैचेस होते हैं वहाँ पे कुछ प्लेयर्स जिनको आगे की प्रतिभा दिखती है, उनको डाला जाता है, उनकी परफॉर्मेंस दिखती है, तो उनको फिर टफ मैचेस में भी डाला जाता है, क्योंकि प्री कंपटीशन सीजन में हम कहीं ना कहीं इस तरह की तैयारी करते हैं, जैसे कि कंपटीशन सीजन में आके हमें वो खिलाड़ी सारे तैयार मिले। तो ये एनालिसिस एनालिटिक हम लोग जो है अपने पैरामीटर से कर लेते हैं, तो एक काफी मजा आता है, अच्छे रिजल्ट आते हैं, देखने को मिलता है। सर जैसे अभी आपने यहाँ आने से पहले आपने बताया कि ऑनलाइन आप कनेक्टेड है अपने सारे ट्रेनिंग या स्टूडेंट्स के साथ। सो मेरा अगला सवाल ये है सर कि कितना कितना टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस अभी हमें पता चला, स्पेशली फॉर एन एथलीट एंड अ कोच, क्योंकि हम कनेक्ट तो खाली यही एक सोर्स है, यही एक माध्यम है जिससे हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो कितना इम्पोर्टेंस है टेक्नोलॉजी का इन कोचिंग, स्पेशली अभी ये महामारी के टाइम? देखिए, क्रिकेट में टेक्नोलॉजी का जो लोगों ने अपना, कह सकते हैं कि इसमें
कोचेस ने या जो फॉरेन कोचेस ने इम्प्लीमेंट किया है उसमें जबरदस्त जो है इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। पहले क्या होता था, हम लोग जब कोचेस कोचिंग करते थे ग्राउंड पे भी, हम किसी भी बच्चे को अगर हम बता रहे हैं कि पैर तुम्हारा बहुत अक्रॉस आ रहा है, जा रहा है, या तुम्हारा शोल्डर बॉल की लाइन में नहीं जा रहा है, तो उसको काफी समय तक बताते रहने पे उसका उसको समझ में नहीं आता। वो ये सोचता है खिलाड़ी कि नहीं, मैं आई एम डूइंग करेक्ट। तो जब हम उसका वीडियो या उसको स्मार्टफोन से हम उसको कहते हैं तुम खुद अपना मोबाइल दो, मैं तुम्हारा शूट करूंगा, तो जब उसको वो अडमेंट होता है, वो शुरू में तो जब ये फैसिलिटी नहीं थी तो कहीं ना कहीं बच्चे तैयार नहीं होते थे, नहीं ये मेरी गलती नहीं हो सकती, मैं तो ठीक। जब उनको वो चीजें दिखाते हैं तब रियली उनको समझ में आता है। तो छोटी छोटी फिर ड्रिल्स बता के उनको बॉल को स्टेशनरी बॉल रख के लॉक करके और धीरे धीरे उनको पेस बढ़ा के जब हम उनको इस तरह की जो वीडियोस दिखाते हैं, उनको हम टेक्नोलॉजी का जो एक जो माध्यम जिससे हम लोग उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। पुराने जो खिलाड़ियों के वीडियोस अब हम लोगों को मिल जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं बाई पार्ट ब्रेक करके हम लोग रिप्ले उसको स्लो मोशन में कि देखो उसका बैट कहाँ से आ रहा है, क्लोज टू द बॉडी आना चाहिए, एरर ऑफ जजमेंट कहाँ पे है, रिस्ट कहाँ पे कॉक अनकॉक करनी है, आपकी बैकफ्लिप कितनी आनी चाहिए, आप शॉर्ट पिच बॉल के आपको जो 4 फीट है उसको कैसे यूज करनी है। तो इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं हम अपने साथ बच्चों के साथ रूम में बैठ के या उनको इस तरह का कोई वीडियो शेयर करके, और उनके वीडियोस भी अगर वो घर में इस तरह तैयारी कर रहे हैं जब भेजते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं हम उनको ग्राफिक्स के माध्यम से कि ये देखो यहाँ पे तुम बॉल से दूर हो गए और ये तुमने ये बहुत जल्दी खेल दिया, यहाँ पे लेट खेलना चाहिए था, इसलिए बॉल तुम्हारा एयर में चले गया, कौन से लीवर का कब यूज करना चाहिए, बॉटम हैंड कब लगना चाहिए, बॉटम हैंड सपोर्ट करना चाहिए। तो तमाम ऐसी चीजें हम वीडियोस में जब हम देखते हैं बच्चों के, या उनका हाई आर्म एक्शन नहीं आ रहा है, हाथ बहुत दूर से आ रहा है, या सारे लीवर अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं, तो बॉल आपका जहाँ टारगेट होना चाहिए वो बॉल नहीं जा रही है, तो हमें अलाइनमेंट पे भी वर्क करना है। हमारा जो फुट के मूवमेंट्स हैं, हेड स्टडी होना चाहिए, आईज हमेशा टारगेट की तरफ होना चाहिए। और डिसीजन मेकिंग में कई चीजें जो है बच्चे गलती करते हैं, तो इस तरह की चीजें हमें वीडियोस में और इस तरह के जो हमने हमारे पास जो सुविधा हमें मिली हुई है कह सकते हैं, इसमें अब बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर भी अब आ गए हैं, उसके सॉफ्टवेयर में लगा के हम एरर्स भी हम बच्चों को हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, जिसको हम वीडियो एनालिस्ट बोलते हैं। हर टीम के साथ आजकल वीडियो एनालिस्ट ट्रैवल करता है और सबको अपनी बैटिंग बॉलिंग के वीडियोज भी मिल जाते हैं, तो आप करेक्शन कर सकते हैं। तो अब जैसे कह लीजिए एक तरह से ये ऑफ सीजन चल रहा है या प्रिपरेटरी कैंप चल रहा है अपने बच्चों का घरों में, तो बच्चे पुराने अपने वीडियो देख के और प्रेजेंट में कैसा खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं कि देखो अब नाउ यू आर डूइंग गुड, पहले तुम इस तरह से पैर बहुत अक्रॉस ले जाते थे तो आपका इस तरह से जो है सीजर बन रहा था, तो आप ब्लॉक हो जा रहे थे, आप अक्रॉस द लाइन खेल रहे थे। अब बहुत ज्यादा आप ऑफ स्टंप के बाहर जा रहे हो, आप 4th 5th स्टंप की तरफ जा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं स्लिप पे कैरी कर सकते हो, गली पे बॉल जा सकता है, तेज बॉल आएगा तो आप लेट हो जाओगे, बॉल की लाइन के अंदर आना, इफ यू आर नॉट कवरिंग द लाइन, स्टंप की लाइन को कवर नहीं कर रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें होती हैं वीडियोस पे, जब बच्चे देखते हैं उनको बताते हैं मॉनिटर करते हैं, तो हमारे लिए कोचिंग थोड़ी सी आसान हो गई है इस तरह से। जी सर, अभी आपके एपिसोड से पहले हमने काफी सारे मुंबई के क्रिकेटर से बात की थी, तो उन्होंने बताया कि कोचेस का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है टू इवॉल्व देम टेक्निक्स इम्प्रूव करने में। सर लेकिन एक टाइम आता है जब प्लेयर इतना इवॉल्व हो चुका होता है, जब उसकी टेक्निक इतनी अच्छी हो चुकी होती है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे काफी अच्छा खेलने लगता है। उसके उस टाइम पे फिर कोचेस का ट्रेनिंग के पीरियड में बहुत कम इन्वॉल्वमेंट रहता है, जैसा हमने देखा है या सुना है। उसके बाद फिर एक मेंटल एस्पेक्ट आ जाता है कि कोच ये बताते हैं उनको। तो आपके हिसाब से एक पीरियड जाने के बाद बडिंग क्रिकेटर्स को ट्रेन करना और एक सीजन क्रिकेटर को ट्रेन करने में क्या डिफरेंस रहता है सर? वंडरफुल क्वेश्चन। देखिए, बडिंग क्रिकेटर जब आपके पास आता है शुरू में, तो वो वहां पे आपके साथ क्रिकेट को बहुत ज्यादा सीरियसली, टेक्निकलिटी और इस तरह की चीजें सीखने नहीं आता है, वो वहां पे फन के साथ आता है, इंजॉय करने आता है। तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है बडिंग क्रिकेटर को कि उसका इंटरेस्ट नहीं लूज होना चाहिए। जो 2 घंटे 3 घंटे के लिए आया है वो वहां पे इंजॉय करे, और उसकी उस बीच उसकी
ट्रेनिंग में वो बीमार ना हो, क्योंकि वो छोटा होता है, ओवरलोड ना हो जाए। पानी की बॉटल उसकी, और उसको इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए, एक आधा फ्रूट, जिससे कि पूरी एनर्जी से वो वहां पे रहे। साथ साथ हम कुछ इसको इस तरह का गेम खिलाते हैं जिसमें उसको मजा आए। जिस तरह से टीम का गेम, उसको कैप्टन बना देना, और उसको एक लीडरशिप की क्वालिटी देना। बच्चों को बड़ा मजा आता है कि जब उनको कैप्टन बना दो आप, और कोई मैच खिलाओ इस तरह से। लेकिन अब फन तो जिंदगी भर चलेगा नहीं, और यही राइट टाइम होता है कि उसकी टेक्निक अब मेरे पास आ रहा है, इतना टाइम दे रहा है, तो हम उसको बड़ा प्लेयर बनाना। उसके मूवमेंट तो हमें पता चल गया, ये बहुत अच्छे अजाइल है, डाइव मारता है, गिरता है, थ्रो बहुत अच्छा है। तो हम क्या करते हैं कि एक उसके इंटरेस्ट की बात, फन और जो मस्ती करते हैं, साथ में जो चीज हमें आगे उसको बनानी है, करानी है। तो जैसे धीरे धीरे चलो, कम ऑन बॉयज, लेट्स हैव सम सेशन ऑफ कोचिंग। तो और चलो बैट देखें कैसे पकड़ते हैं सब लोग अपनी, हाँ भाई कैसे बैट पकड़ा है। तो ग्रिप में जो एरर होता है, तो ऐसे ग्रिप उसको थोड़ा सा बता दिया, जहाँ पे जो बच्चे गलत कर रहे हैं उनको। फिर 2-4 दिन बाद फिर कोई गेम खिलाया, फिर धीरे से, हाँ चलो अब क्या, कैसे ग्रिप आपकी चेंज हुई। तो कुछ बच्चों ने अडॉप्ट कर लिया, कुछ नहीं किया। तो फिर कहीं ना कहीं उनको बीच बीच में मॉनिटर करते हैं। फिर बॉलिंग में भी इस तरह से, चलो अब हाथ सीधा। कई बच्चों का क्या होता है, डबल जंप करते हैं, उनको फिर बाई पार्ट करके, फिर हाथ कईयों का पूरा नहीं घूमता है, तो उनको स्टेशनरी तरीके से बॉल को कैसे घुमाना है। फिर उनको उनको हमेशा मोटिवेट करना, कोई भी चीज करें चाहे वो गलत भी करें, उनको हमेशा कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करना, उनको ताली बजाना, उनको अप्लॉज करना कि हाँ यू आर डूइंग गुड। और अप्रिशिएट अगर आप नहीं करोगे तो बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होगा, तो उसको बड़ा मजा आता है। फिर वो पेरेंट्स के घर में जाके बताता है आज मैंने ये किया है। छोटी बाउंड्री करके बच्चों को मैच खिलाते हैं। समटाइम ही प्लेड इन द एयर, और वो बाउंड्री के बाहर चले 6 रन, तो आज 4 रन। तो कभी कभी 50-50, 100-100 रन भी बच्चे मार देते हैं, तो फील कि आज आई स्कोर 100। तो इस तरह से धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट ग्राउंड की तरफ आ जाता है। और कभी कभी जो सीनियर बच्चों के नेट्स चल रहे होते हैं, वो खेलने का तरीका, तो उसमें कुछ बच्चे प्रतिभावान होते हैं, वो उनको देख के वो एडमायर करते हैं। तो जब वो अपना जो नॉर्मल गेम खेल रहे होते हैं, फन मस्ती वाला, फिर वो धीरे से टेक्निक को अडॉप्ट कर लेते हैं, और वहां पे हम लोग सक्सेस हो जाते हैं। नाउ राइट टाइम टू स्टार्ट दिस थिंग्स, कि अब स्किल पे थोड़ा थोड़ा इस पे वर्क करते रहें, लेकिन स्ट्रेंथ पे ज्यादा जोर नहीं देते हैं, क्योंकि अभी वो टाइनी होते हैं। उनको बहुत ज्यादा दौड़ाना, बहुत ज्यादा इस तरह से हार्ड ट्रेनिंग नहीं, उनको मस्ती करानी, एंजॉय कराना। फिर जब हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है, जब वो 12-13 साल तक आते हैं, टीन एज में आते हैं, तब तक वो स्ट्रांग हो जाते हैं। टीवी पे मैच देख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग भी इंटरेक्ट करते हैं। प्रीवियसली नाइट हैव यू सीन द आईपीएल मैच, उसने देखो उस कंट्री के प्लेयर ने ऐसा खेला। और वो इसलिए पूछते हैं कि हमें ये पता करना होता है कि वो कनेक्ट है कि नहीं, वो देख रहा है। अगर उसने 2-4-5 घंटे देखा है, तो जरूर उसने विजुलाइज करके उसको अडॉप्ट किया होगा, वो कहीं ना कहीं उसकी बैटिंग में रिफ्लेक्ट करेगा। सो एक बहुत अच्छा माध्यम है जो टीवी पे, इसमें चैनल्स पे अलग अलग कंट्री में क्रिकेट होती है। तो यहाँ से बच्चों को हम लोग पिक करना शुरू करते हैं। फिर वो जैसे आपने बोला कि जब एक सीजन क्रिकेटर हो जाता है, तो जब वो इन सब फेजेस से गुजर के जब वो स्टेट के लिए सिलेक्ट होता है, चाहे वो अंडर 16 ही कहा जाए, अंडर 14, ये भी एक बड़ा डिफिकल्ट। तो उसमें होता क्या है कि अ, वो जो सीजन क्रिकेटर होता है, जब वो सीजन खेल के आता है, या कोच तो हर बार उसके पास जा नहीं सकता है, क्योंकि हर टाइम उसको अलग अलग कोचेस मिलते हैं, क्योंकि जो उसका मेन कोच है वो तो अपनी एकेडमीज में है। और जब वो सीजन खेल के आता है, तो उसके उसको वो कोच कहीं ना कहीं फॉलो करता है कि उसकी क्या गलती हो रही है, या आउट होने का तरीका। जैसे मान लीजिए कोई मेरा ट्रेनी है, और वो विकेट कीपर के बाद बार बार कैच हो रहा है 50 रन या 60 रन बनाने, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि वॉशरूम के बाहर का बॉल ज्यादा चेज कर रहा है। या कोई बार बार ऐसा कोई प्लेयर है, वो एलबीडब्ल्यू पे आउट हो रहा है, या इस तरह से 30 रन बनाने के बाद आउट हो रहा है, या 35 रन, 35 और 50। तो वो ये समझ में आया था 30-50 के बीच में आउट हो रहा है, इसका मतलब सेटल हो गया, तो कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हो रहा है। और अगर वो बार बार विकेट कीपर के हाथ में आउट हो रहा है, तो इसका मतलब वो ही फिशिंग, वो वहां पे 50-60-55 बनाने के बाद कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा सेटिस्फाई हुआ अपने रन से, वो आउट हो गया। या फिर सेंचुरी बनाते ही आउट हो गया, तो इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं उसका सैचुरेशन पीरियड आ गया। कि तो हम उनको बोलते हैं कि 100 बनाने के बाद अगर 5-10 ओवर बचे थे, तो तुम्हें नॉट आउट होना चाहिए, या अगर डे खत्म होने वाला था तो तुम्हें नॉट आउट आने, ये तुम्हारा एवरेज बढ़ेगा, और तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि तुम आज इस स्टेट की टीम के साथ तुम आउट नहीं हुए। और एक हमेशा एक दूसरी टीम पे दबाव रहेगा कि फला फला जो लड़का जो है
वो आउट रन भी लंबे बनाता है, आउट भी नहीं होता है। तो हम उनको जब वो सीजन खत्म होने के बाद जब आते हैं, तो हम उनको बहुत ज्यादा टेक्निक पे नहीं कि आपकी ग्रिप कैसी है, आपका स्टांस कैसा है, क्या है, माइनर एडजस्टमेंट जो होते हैं उनको ये बताना कि जिस लेवल पे जो क्रिकेट खेल रहा होता है वहां पे जो चीजें होती हैं, जैसे वहाँ बाउंसर्स बहुत चलता है, मान लीजिए शॉर्ट लेग पे उससे पीछे गया और उसने अर्ली स्टेज में हुक मार दिया, तो ये उसको बस इतना ही बताना है कि इनिशियली जस्ट थोड़े ओवर तक आपको बॉल को लीव करना है, आपको अपने जो फेवरेट शॉट है उनको भी कहीं ना कहीं मिनिमाइज करना है। लेटर ऑन जब आप कंडीशन जब 4-5 ओवर का स्पेल हो जाता है, जो उसका ग्लेज और जो कह सकते हैं कि जो शुरू में इतना प्रेशर और हल्ला जो बॉल होता है पीछे से विकेट कीपर, तो जब वो काम एंड कूल हो जाए तो फिर एक आपको लगो कि आप कंफर्टेबल जोन में आ गए, यू स्टार्ट प्लेइंग योर शॉट, तब तक आप आपके पैर भी चलने लगते हैं। तो इस तरह की जब हम छोटी छोटी चीजें, स्मॉल चीजें बताते हैं, तो वो उनको फिर ऐसा नहीं है कि ये चीज बताई और सीधे फिर वो नेक्स्ट उस बीच उनको जो क्लब के मैचेस होते हैं या स्टेट लेवल जो ऑल इंडिया टूर्नामेंट होते हैं, वहां पे उनको ये बोलते हैं कि अब तुम, या किसी प्लेयर की डिमांड आती है हमारे पास कि नरेंद्र दिस बॉय आई रियली रिक्वायर्ड फॉर सम टूर्नामेंट, तो हम उनको भेजते हैं। फिर वहां पर पता चला कि उसने सेंचुरी बनाई और रात में कॉल आया कि ना ही, तो मुझे लगता है कि जो मैंने उसके साथ वर्क किया है, तो जब वो नेक्स्ट सीजन में रणजी ट्रॉफी में जाएगा या अपनी 19 की क्रिकेट में जाएगा, तो वो कंपोज साउंड होगा और बड़े रन बना के आएगा। तो उस समय हमें बहुत ज्यादा उसको ये नहीं है कि नो यू चेंज योर दिस थिंग, या अपनी तुम अपना ये तरीका चेंज कर दो। इसी तरह स्पिनर्स को हैंडल करने का है कि कोई खिलाड़ी अगर स्पिनर्स पे आउट हो रहा है, तो सबसे पहले उसको ये बताया जाता है कि स्पिनर्स पे अगर बहुत ज्यादा विकेट टर्न ले रहा है, तो आप बहुत जल्दी उसको जैब मत करो, फ्रंट फुट प्लंजर्स मत बनो, उसको जितना लेट खेलोगे टर्न को खत्म होने दो आप, क्योंकि बहुत जल्दी आगे जाओगे तो बैक पैड होने के चांसेस हैं। तो जितना टर्न खत्म हो जाए उतना स्क्वायर ऑफ द विकेट आपको स्टॉक मिल सकते हैं। जो लेग स्पिनर है, आप पीछे जाके स्क्वायर कट मार सकते हो, ऑफ स्पिनर तो पीछे जाके पुल मार सकते हो, और फ्लाइटेड मिल रही है तो उसकी पिच तक जल्दी चले जाओ। तो ये जो जब जब हम इस तरह की बातें करते हैं, साथ साथ साइकोलॉजिकली भी कहीं ना कहीं बच्चा थोड़ा मान लो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसके कंधे पे हाथ रखा, थोड़ा सा वॉक किया, और उसको कहीं उसके साथ थोड़ी सी बातें करी, और उसके अंदर की अंतरात्मा से ये जुड़ने वाली बात होती है, क्योंकि वो बच्चा आपके साथ बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। आप आपको हर बच्चे का एक अपना एक करेक्टर अलग होता है, तो वो उसको किस तरह की बात करनी है कोच को अच्छे तरीके से मालूम होता है। तो मुझे ऐसा लगता है जी कि हम लोग अपनी छोटी छोटी स्ट्रेटजीज से अच्छी अच्छी इस तरह की जो प्लानिंग होती है उससे हम काफी सक्सेसफुल होते हैं, और बच्चों को मजा आता है। फिर वो अगले सीजन में वो आता है और गले मिलता है और पैर छूते हैं बच्चे, तो मतलब मैं उनको बोलता हूँ कि पैर है तो मत छुओ, बस बेटा तुम नाम रोशन करो अपना और अच्छा करो। यही सबसे बड़ा जो हम लोग के लिए जो है हमारी जो है ये गुरु दक्षिणा है। और जैसे ये मैं कह सकता हूँ कि मैंने क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद बीइंग ए फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, और मैं कोचिंग में और साथ साथ बच्चों को कैरियर बना रहा हूँ। मुझे तो सच बताऊं तो बड़ा मजा आता है कि आज घर में भी मैं हूँ, लेकिन मैं अपने सभी बच्चों से कनेक्ट हूँ, अपने वीडियोस में उनको बना के देता हूँ। और अभी मैंने कोचिंग के वीडियोस भी बनाए, साथ साथ जो मेंटल लेवल पे जो प्रॉब्लम होती है बॉलर्स की, कि हवा के साथ बॉल डालना, हवा के अगेंस्ट में बॉल डालना, स्विंग अगर बहुत ज्यादा आ रहा है हो रहा है कैसे उसको काउंटर करना है, ग्रासी विकेट पे बैटिंग कैसे करनी है, फ्लैट विकेट पे कैसे बैटिंग करनी है। तो इस तरह से अपने कुछ कन्वर्सेशन करके उनको बच्चों को बताएं, जिससे कि उनके कानों में वो चीजें डलती रहें, जब वो ग्राउंड में आए तो फोकस रहें। और हमेशा चैनल पे मैं ढूंढता रहता हूँ, कहीं भी किसी चैनल पे कोई क्रिकेट हो रही हो तो उन बच्चों को जरूर बोलता हूँ कि स्टे कनेक्टेड विद क्रिकेट। तो आप को जब आप वापस, हमारे बच्चे जब ग्राउंड आएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि अ, मेरे जो बच्चे होंगे जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो इतना जो टफ टाइम सबके साथ होगा ग्राउंड पे अगर दोबारा, वो बिल्कुल फिट एंड फाइन मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज कि मैं खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रेन करता हूँ, अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान रखता हूँ, तो वो एक ऑटोमेटिक एक वो हो जाता है कि वो बच्चे अपने आप को फिट रखना ज़्यादा वो कहते हैं कि अरे सर भी इतने फिट हैं, तो मेरा जो है मकसद जो है सॉल्व हो जाता है। अपनी फिटनेस मेंटेन करने साथ साथ खेल के भी दिखाना। और सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि जो चीज़ मैं बताता हूँ तो प्रैक्टिकली मैं करके बताता हूँ, करता हूँ, और साथ में मैचेस खेलता हूँ। और तो वो एक मेरे लिए कह लीजिए कि हमेशा
प्लस 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 होता जाता हो जाता है। जी सर, जी सर। पिछले 1 घंटे में आपसे इतना कुछ सीखने को मिल गया है कि ऐसा लग रहा है हमारा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। कोच का जो रोल होता है वो पूरा पर्सपेक्ट, पहले सोचते थे सिर्फ टेक्निक्स पे काम करते। तो अभी क्रिकेट की बात बहुत हो गई सर, अभी आपको एक हॉटस्पॉट पे रखना चाहते हैं। रैपिड फायर पूछेंगे आपसे, आपको बिना सोचे जो पहले चीज आपके दिमाग में आ रहा है आपको वो बताना है आपको। ठीक है सर? तो ये सेगमेंट पे कुछ क्वेश्चंस है हमारे। पहला क्वेश्चन है, एक आईपीएल टीम जो आप कोच करना चाहेंगे। मैं आईपीएल टीम में हमेशा ये जो कोचिंग का जो मेरा वो रहेगा, वो एक ऐसी टीम लूंगा जो बहुत नीचे लगी हुई है, एसआरएच की टीम। एसआरएच की टीम में प्लेयर बहुत अच्छे हैं, जी लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने बैटिंग ऑर्डर में, बॉलिंग में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमियां करी और प्रॉपर यूज नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं एसआरएच की टीम का कोच जी बनना चाहूंगा। जी। दूसरा क्वेश्चन है, वन इम्पोर्टेंट एडवाइस फॉर बडिंग क्रिकेटर्स। बडिंग क्रिकेटर के लिए ये है कि कभी गिव अप नहीं करना है आपको। आपका चाहे सीजन खराब हो जाए, चाहे जैसा दौर हो, आपको अपनी ट्रेनिंग और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और देखिए, अगर आप इस चीज का पालन करेंगे तो हिंदुस्तान के लिए, अपनी स्टेट के लिए, और कहीं ना कहीं जिस इंस्टीट्यूशन में आप प्रैक्टिस करते हैं उसका जरूर नाम रोशन करेंगे। आप लगातार खेलते रहिए। जी सर, स्टीव स्मिथ की टेक्निक बड़ी अनकन्वेंशनल है, तो उसको अगर एक वर्ड में बोलना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे? नेवर फॉलो दिस काइंड ऑफ क्रिकेटर्स। वो एक अपनी अलग उसकी टेक्निक है। और मैं कभी भी इस तरह के जो जैसा कि वी आर फॉलोइंग, मैं तो सुनील गावस्कर जी को बहुत फॉलो करता हूँ। और जो कोचिंग के जितने पैरामीटर्स हैं, बेसिक जो चीजें होती हैं कि आपका हेड स्टडी होना चाहिए, आपका मूवमेंट नहीं होना चाहिए, आप फोकस होने चाहिए, जिसकी वजह से आप बहुत कंट्रोल आपका शॉट के ऊपर होना चाहिए। देखिए, हर खिलाड़ी की अपनी एक अलग एक टेक्निक होती है और उसका एक एडॉप्टेशन है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि उसको कोई कॉपी करे। जो क्लोज टू द टेक्निक प्लेयर्स हैं, उनको फॉलो करें, जैसे लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर। ये कहीं ना जी कहीं जैसे एबी डिविलियर्स, ठीक है। तो इस तरह जी के जी जितने भी क्रिकेटर्स हैं, इनको अगर आप फॉलो करें और वो अडॉप्ट करें। देखिए, स्मिथ जैसे खिलाड़ी जो होते हैं, वो एरर ऑफ चीजें जो हैं मारते कहीं हैं, जाती कहीं हैं। हम तो ये कहेंगे खिलाड़ी वो अच्छा होता है। ही इज अ वंडरफुल प्लेयर, ही इज डूइंग फैंटास्टिक फॉर द टीम, ही इज स्कोरिंग रन्स। बट बीइंग फॉर बडिंग क्रिकेटर, माय एडवाइस, प्लीज डोंट फॉलो। आप उस तरह की टेक्निक खेलो जिससे कि आप जिधर खेलना चाहते हो उसी दिशा में बॉल जाए। जी आपका बॉल का जो इम्पैक्ट है वो हमेशा स्वीट पार्ट पे हो। दिस इज व्हाट, जो हमारा एक जो कोचिंग का जो बच्चों को सिखाना, कि एजेस से बॉल नहीं आना चाहिए। आप खेल रहे हो कवर राइट, बॉल जा रहा है थर्ड मैन। आप खेल रहे हो ऑन राइट, बॉल इज गोइंग ऑन फाइन लेग। यू आर गेटिंग रन्स, बट यू आर, आप ये जो है, कोच भी परेशान है ड्रेसिंग रूम में, और अगला प्लेयर भी जो है वो तैयारी है कि अब कभी भी हमारी बैटिंग आ सकती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कि ऐसा होना चाहिए कि हाँ, कि अब ये इसने 25 रन 20 रन बना लिए हैं, नाउ ही विल मेक बिग रन। तो ये यस सर। धड़कनें कभी भी वो होती रहती हैं कि अब ये कभी भी आउट हो गया, या कभी कोई ऐसा एकदम से सॉफ्ट डिस्मिसल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉम्पैक्ट साउंड होना चाहिए। जी जी। सर, कोचिंग करते वक्त आपकी फेवरेट ड्रिल क्या है सर? फेवरेट ड्रिल तो यही है कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा होना चाहिए। और शॉर्ट डिस्टेंस से मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बच्चों को बॉल फीड की जाए, फिर धीरे धीरे उसमें पेस का वेरिएशन करते रहते हैं। तो बच्चों को शॉर्ट डिस्टेंस से ड्रिल करा के काफ़ी, मतलब मज़ा भी आता है। और इसमें हम हेल्प लेते हैं अपने कहीं ना कहीं वीडियो कैमरेज की और स्मार्टफोन की, तो जिससे बच्चों को करेक्शन में काफ़ी मदद मिलती है। जी सर, एज अ कोच आपको सबसे अच्छी रणजी टीम कौन सी लगती है देखने में सर? देखिए, रणजी ट्रॉफी की टीम की बात की जाए, अब आज के सिनेरियो में सभी स्टेट के पास अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे कोचेज हैं, अच्छा उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बीसीसीआई ने प्रोवाइड किया है। लेकिन मेरी हृदय से जो फेवरेट टीम है वो बॉम्बे है। क्योंकि बॉम्बे में मैंने क्रिकेट खेली है, वहाँ पे मैंने 15-16 साल बिताए हैं। वहाँ का जो फॉर्मेट है, वो बैट्समैन के लिए, बॉलर्स के लिए, बॉल डालने के लिए एक बढ़िया जो चीज़ है। वहाँ पे एक लॉन्ग स्पेल डालने को मिलते हैं, बैटिंग करने में आपको पूरा टाइम मिलता है, और विकेटें बहुत लाइवली मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि फ्लैट विकेटें हैं। शुरू में आपको लाइवली, शाम को जो है आपको कहीं ना कहीं बॉल स्विंग होता है।
तो वहाँ की जो प्लेयर की जो ब्रिंगिंग होती है, तैयारी होती है, वो इतनी जबरदस्त होती है। और वो बॉम्बे में इसलिए सब लोग खेलना भी पसंद करते हैं। और मैं बॉम्बे को इसलिए भी पसंद करता हूँ कि मैं जूनियर क्रिकेट से एक खिलाड़ी का बहुत जबरदस्त फैन था, अमोल मजूमदार का। उस खिलाड़ी को यस मैं सर। एडमायर करता था। और मेरे लिए खुशकिस्मती की बात हुई कि जूनियर क्रिकेट में अक्सर उससे मुलाकात होती थी। और वो बहुत अच्छे मेरे दोस्त भी हैं, पीछे राजस्थान रॉयल्स के वो कोच भी थे, और साउथ अफ्रीका के साथ भी बैटिंग कोच भी थे। वो बॉम्बे में जब मैं वहाँ पहुंचा तो ही वॉज इन रिलायंस, मैं इंडियन नेवी में। तो हमारे आपस में मैचेस होते थे। तो वो बड़ा अच्छा लगा वहां पे उस मैचेस को भी इतना सीरियसली खेलना, और उसमें लग के सेंचुरी बनाना, और जो जूनियर क्रिकेट में जिस तरह से वो रणजी ट्रॉफी में वो करते थे, नॉट आउट इनिंग खेलना, वो चीज वहां पे भी। तो मेरे अगेंस्ट जब भी वो खेले तो मैंने भी परफॉर्मेंस करी, और उन्होंने भी करी। लेकिन मैंने हमेशा अपनी बैटिंग का जो सुधार हुआ, जो मेरा, जो मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, अमोल मजुमदार ने मुझे उसकी बैटिंग में बहुत सपोर्ट किया। क्योंकि जब मैं यूपी में खेल रहा था, यहाँ 40 ओवर की क्रिकेट होती थी, या बहुत ज्यादा इनिंग क्रिकेट नहीं होती थी। तो जल्दी जल्दी रन बनाना, तेज रन बनाना, और चौकों पे क्रिकेट खेलने का एक शौक था। लेकिन एक जोन के मैच में मैंने अमोल मजुमदार की बैटिंग को देखा, और इनको मैं शुरू से एडमायर करता था। मैं स्लिप पे बैटिंग कर रहा था, कुछ बैटिंग जीतने के लिए वेस्ट जोन को कुछ 40 रन बनाने थे। तो इतनी प्यारी बैटिंग कर रहा था ऋषिकेश कानेटकर के साथ। तो मेरे अंदर से खुद हृदय ये कह रहा था कि ये लक्ष्य तो अब ये प्राप्त कर लेंगे कि अमोल मजुमदार ना आउट। एवरी बॉल पे मिड ऑन पे इतना अच्छा सिंगल लेना, एवरी बॉल पे रन निकालने की जो कला थी, वो मैंने उससे सीखी। मैच वो लोग जीते, और मैं ड्रेसिंग रूम में गया, और मैंने अमूल के साथ घंटों बात करी। और मैंने कहा, थैंक्स अमूल, हम तो बहुत दूर रहते हैं और तुम्हारे स्कोर्स को पढ़ते रहते हैं, इस तरह से ट्रॉफियों में मुलाकात होती है, लेकिन आज की इनिंग से मैं बड़ा प्रभावित हूँ। और मुझे सिंगल्स निकालना, जो कि एक अच्छे क्रिकेटर के लिए, अच्छे बैट्समैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप सिली पॉइंट शॉट लेग लगा हुआ है, आप बिल्कुल अम्ब्रेला में घिरे हुए हैं, तो आप ज्यादा डिफेंस करोगे तो फंस जाओगे। तो उसमें रन निकालना, या किसी भी फॉर्मेट में एक रन आपको एक बॉल पे आना, तो वो अमोल मजूमदार। और मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा कि मेरा सबसे फेवरेट जूनियर जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, जो मेरा रोल मॉडल है सुनील गावस्कर के बाद, वो अमोल मजूमदार है। वो भले हिंदुस्तान के लिए नहीं खेले हैं, लेकिन मेरी डिक्शनरी में वो एक ऑनर है, वो एक टेस्ट प्लेयर है। तो मुझे तो कभी मौका मिले अमोल के साथ काम करने का, कोचिंग का, तो मैं डेफिनेटली जरूर उनसे जुड़ना चाहूंगा। इनफैक्ट मैं सभी अच्छे क्रिकेटर जो मेरे पुराने हैं जुड़े हैं, लेकिन मैं अमोल को बहुत एडमायर करता हूँ। जी सर, मेरा अगला सवाल वही था सर कि आपका साथ खेला हुआ कोई ऐसा प्लेयर जो इंडिया के लिए नहीं खेल पाया लेकिन खेलना चाहिए था। तो अब इसका आंसर मतलब सबको पता चल गया है सर, ये पूछने। बिल्कुल, अमूल से हमारी अक्सर इस विषय पे बात भी होती है कि अमूल, आपने इतने रन बना दिए कि सिलेक्टर्स को सिलेक्ट करने, चूज करने में आपकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। आप ने जबरदस्त। एंड इंग्लैंड में भी जब मैं इंग्लैंड खेलने गया तो अमूल मुजुमदार का नाम चलता था उधर, नॉर्थ इंग्लैंड में, यॉर्कशायर में, उधर लैंकाशायर में। इतने रन 20 साल वो वहां पे क्रिकेट खेले। और सोचिए कि 6 महीने वहां क्रिकेट खेलना, 3-4 महीने यहाँ क्रिकेट खेलना, फिर ऑफ सीजन की तैयारी करना, इतना लंबा पीरियड। और उस उसको सेलेक्ट नहीं किया, उसके बावजूद भी उसको कोई गिला शिकवा नहीं है। उसने कहा कि दिस इज, मैंने अपना काम किया, सिलेक्टर्स का अपना काम था। तो ये महान जी खिलाड़ी की ये एक मतलब निशानी है ये। बट हम लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और हम दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं जी जी मोटिवेट जी करते हैं। और जी अमूल एक साथ साथ, अमूल एक बहुत अच्छे इंसान भी है। अमूल मजुमदार इज अ वंडरफुल ह्यूमन। और जी ड्रेसिंग रूम में आ जाना, आपके साथ बैठ के खाना खाना। अभी जब मैं बॉम्बे में था, एक बार हमारा मैच चल रहा था, लोकल कई क्लबों से मैं खेलता था। आई वॉज ए मेंबर ऑफ इस्लाम जिम खाना, एंड इसका मैच चल रहा था हिंदू जिम खाना पे। आपने देखा होगा मैरिन ड्राइव पे बहुत सारे जिम खाना हैं, तो सभी का लंच टाइम बराबर होता है। तो सम टाइम ही यूज्ड टू कम एट माय प्लेस, जो 40 मिनट, कभी मैं। तो इतना सरलता, इतना सिंपल। तो ये एक महान खिलाड़ी की एक निशानी है। जी सर, अगला सवाल है सर आपका।
फेवरेट ट्रेवल डेस्टिनेशन क्या है सर? कहाँ पे आप हमसे ट्रेवल करना पसंद करते हैं, करना चाहेंगे? मैं ट्रैवलिंग के लिए तो मैं इंग्लैंड में खेला हूँ और कहीं अभी कंट्री का वो नहीं हुआ, लेकिन मैं स्विट्ज़रलैंड जाने का बड़ा मन है मेरा कि स्विट्ज़रलैंड में जाऊँ जी और वहाँ पे टाइम बिताऊँ और वहाँ बताते हैं एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ठंड पड़ती है, तो एक अच्छा टाइम वहाँ पे 1 वीक वहाँ पे बिताना चाहूँगा। तो मौका जी मिला तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएँ तो एक यूरोप का टूर ज़रूर मैं बनाऊँगा, तो मैं स्विट्ज़रलैंड को ज़रूर सेलेक्ट करूँगा, स्विट्ज़रलैंड वहाँ पे टाइम जी बिताऊँगा। जी सर, आपने अपने लाइफ में बहुत लोग के साथ रूम शेयर किया होगा क्रिकेटिंग करियर में, तो कोई एक ऐसा रूम पार्टनर जो एकदम वियर्डेस्ट था, मतलब उसको देख लगता कि ये अजीब है? अ, देखिए ये एक्सपीरियंसेस हर कहीं न कहीं होते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश या कह लीजिए भाग्यवश हमारे साथ जो जितने रूम पार्टनर आए, वो बहुत डिसिप्लिन, बहुत ऑर्गनाइज़्ड आए। मेरे साथ रणजी ट्रॉफी में आपने यशपाल सिंह का नाम सुना होगा, इज़ जी 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 बिल्कुल जी रन जी मशीन। वो उनके साथ मैंने काफ़ी टाइम बिताया, तो यशपाल बहुत ऑर्गनाइज़ तरीके से बिल्कुल टाइमली सो जाना और टाइमली उठना, बहुत फ़ोकस्ड और इनफैक्ट एक हमारी जो पर्सनल मैं बात आपसे शेयर करूँगा कि किसी भी अच्छे मैच से पहले आपको मैं बता दूँ, आपने सचिन को भी सुना होगा कि उसको नींद नहीं आती है जी और कई जी साल तक कह सकते हैं कि ये एक दौर क्रिकेटर का होता है। वो ज़रूर लेटा ज़रूर होता है बिस्तर पे लेकिन वो सो नहीं पाता है। तो कभी-कभी ऐसा होता था कि रणजी ट्रॉफी मैच में या अगले दिन मैच है, तो जब बिल्कुल शांत चीज़ें हो जाती थी रूम में, तो घड़ी की जो टक-टक की आवाज़ भी आती थी और वो भी कहीं न कहीं ऐसा लगता था डिस्टर्ब कर रही है। तो मैं कभी-कभी वो सेल निकाल देता था, तो यशपाल जब उसको अलार्म तो हमेशा ये कहता था, "पाजी ये क्या कर दिया? आपने सेल ही निकाल दिया यार।" मैंने कहा, "यार नींद ही नहीं आ रही थी।" तो वो भी कहता था कि, "हाँ पाजी होता है, मैच से पहले या कहीं अपनी प्लानिंग होती है, सारी चीज़ें होती हैं।" तो कहीं न कहीं ये जो थॉट्स होते हैं खिलाड़ियों के आपस में मिलते हैं। एक हाँ, कुछ खिलाड़ी ज़रूर मस्ती वाले होते हैं, बिंदास होते हैं और उसमें बहुत से ऐसे हमारे साथ टीममेट रहे कि मैं सचिन नाडकर्णी हमारी टीम के बहुत अच्छे ऑफ स्पिनर और बल्लेबाज जो कि बाद में ही यूज्ड टू ओपन विद मी, ही वाज़ अ मास्टर ब्लास्टर। हम लोगों ने कई ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स में ओपन करी। तो उसका बहुत अच्छा होता था कि कोई भी टीम में नीचे खिलाड़ी लगा हुआ है, डाउन है, तो वो उसको हमेशा वो उसको अपलिफ्ट करता था, हँसना, मज़ाक करना और ये तो ये ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड इस तरह से अपने खिलाड़ी होते हैं और उनकी एक अपनी ज़ोन होती है, तो हर आदमी अपना एक उसका अलग बिहेवियर होता है। तो ऐसे खिलाड़ी भी हमें कहीं न कहीं मोटिवेट करते हैं, बूस्ट करते हैं कि कोई नहीं जैसे मेरे ऊपर कंधे पे हाथ रख के, "ओह! पाजी कोई बात नहीं यार, अब आज मैच खेलेंगे, बिंदास मैच जीतेंगे।" तो मतलब दिस इज़ व्हाट मस्ती वाली बात और उसको उसको सचिन को कोई भी ऐसे क्रिकेटर से क्या हमारा बैट और हमारा जो सारी चीज़ें बिल्कुल ऑर्गनाइज़ होनी चाहिए, उसमें आदमी एक बैट से खेलना है। सो दीज़ काइंड ऑफ क्रिकेटर्स जो हमेशा कह सकते हैं कि ड्रेसिंग रूम को का जो एटमॉस्फियर है, बहुत लाइवली रखते हैं या कभी मैच जीता है या कुछ ऐसा हुआ, तो मस्ती करनी, एन्जॉय करना और गाना वगैरह गाना, डांस करना। तो ये चीज़ें हमेशा लेकिन ये चीज़ें अभी हम मिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं अभी खिलाड़ियों के साथ खुद ड्रेसिंग रूम में ये चीज़ एन्जॉय करता हूँ। तो जो लोग कोचिंग में हैं, तो ये तो ज़िंदगी इसको एन्जॉय करेंगे। अब एक अगला सेगमेंट है जो कौस्तुभ लेगा सर। सर, तो ये सेगमेंट है दिस और दैट। हम आपको दो ऑप्शंस देंगे और आपको सिर्फ एक चूज करना है, और अगर आपने एक्सप्लेन नहीं किया तो भी चलेगा, इट्स अप टू यू। तो मेरा पहला सवाल है, करियर एज अ कोच और करियर एज अ प्लेयर। करियर एज़ अ प्लेयर वाज़ वेरी गुड उसमें ज़्यादा एन्जॉय किया क्योंकि आप ट्रैवल करते हो, अलग-अलग जगह पे जाते हो और सबसे बड़ी बात है कि जब आप स्टेट के लिए खेलते हो, देश के लिए खेलते हो, वो एक बहुत गौरव की बात होती है। तो मैं एज़ अ प्लेयर जिसे कहा जाए, लेकिन कोचिंग क्योंकि हमारे नसों में क्रिकेट बह रही है, तो साथ-साथ नाउ ही इज़ ब्रेड बटर
एंड हम इसको, ये पैशन है हमारा क्रिकेट जैसे, लेकिन बट देश के लिए खेलना और खेल लंबे समय तक खेलना, वो दैट इज, उसकी बात ही कुछ और है। 2018 की ऑस्ट्रेलिया जीत या 2020 के ऑस्ट्रेलिया की जीत? 2020 के लिए मैं कहूँगा, बिकॉज हमारे पास जो यंग बड़ी क्रिकेटर्स थे, उन्होंने बहुत अपना एक कह सकते हैं जलवा दिखाया, और सिलेक्टर्स को प्रूव कर दिया कि हाँ आपने हमारा सिलेक्शन ठीक किया है। तो ये वाली जीत, इसमें कई प्लेयर इंजर्ड थे, और ऑस्ट्रेलिया में जाके हराना इन नए लड़कों के साथ, दिस विल बी बेटर। सोचिए अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप बैटिंग कर रहे हैं और एक गेंद आपकी तरफ आ रही है, तो आप क्या पसंद करोगे? आपके सर पे लगे या आपके ग्रोइन पे? सर पे लगे या फिर ग्रोइन पे। देखिए, दोनों दिशा में हम इसको काउंटर करेंगे, बिकॉज आई एम ए वेरी गुड पुलर ऑफ द बॉल, और अगर वो मेरे रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं, अगर ग्राउंड पे बॉल लगने लगे, क्योंकि लंबा पैर डाल के डाउन द लाइन में उसके सामने मारो, तो जो हमारा जो बैटिंग में कह सकते हैं एग्रेशन, यहीं पे मैटर करता है कि एक बीइंग ए बैट्समैन, मेरा काम है रन बनाना, तो वो पार्ट सेकेंडरी होता है कि हमें जब बहुत ज्यादा ऐसी दिक्कत आती है तब हम लीव करते हैं, अदरवाइज मैं फर्स्ट टारगेट टू स्कोर रन। जी, अगर कहीं लग जाए सर तो आप कहाँ प्रेफर करेंगे कि यहाँ लग जाएगा तो चलेगा? मतलब वैसे तो बॉल मैं लगना लगने ही ही नहीं है, दूं। लगना ही है अभी बॉल, तो कहाँ पे प्रेफर करेंगे? वैसे तो साउंड टेक्निक की वजह से लगने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा सर पे बॉल आ रही तो डैक कर दूंगा या इस तरह से लीव कर दूंगा, लेकिन अगर लगे तो हम कह सकते हैं कि अगर शोल्डर वगैरह पे बॉल अगर लग जाए तो इतना मैटर नहीं करता है, कि शोल्डर में एक ग्रुप ऑफ मसल्स होता है, तो उसमें हम रिकवर कर सकते हैं। हाँ, कोई जी चेस्ट पे बॉल ना लगनी चाहिए, क्योंकि हार्ट एंड एवरीथिंग लंग्स है, तो थोड़ा शोल्डर पे अगर बॉल लगती है तो हम उसको कहीं ना कहीं स्पाज्म आ जाता है, तो हम आइस वगैरह लगा के ठीक कर सकते हैं। सर एज अ व्यूअर आप क्या पसंद करेंगे देखना, आईपीएल का फाइनल या टेस्ट मैच का लास्ट डे? देखिए, अब बीइंग ए कोच, मेरे लिए तो हमारे ट्रेनिंग दोनों दोनों तरफ खेलते हैं, लेकिन मैं उस पद्धति का खिलाड़ी हूँ जहाँ हम बेस बनाते हैं, क्रिकेटर्स को हम बेस बनाते हैं। T20 तो एक प्रोडक्ट आया है, लेकिन रियल क्रिकेट तो आपका टेस्ट मैच है, तो टेस्ट मैच में हर चीजें टेस्ट होती हैं, इधर रियल टेस्ट क्रिकेट, तो वो जो टेस्ट क्रिकेट को ही मैं देखूंगा, वहाँ पे कैसे फंसे मैच को लास्ट डे में जिता रहा है, बॉलर कैसे एफर्ट डाल रहा है, बैट्समैन कैसे रन बना रहा है, दिस इज, क्योंकि वो कंट्री की बात होती है, आईपीएल तो एक फ्रेंचाइजी है, तो वो मैं उसको प्रेफर करूंगा देश के लिए जहाँ पे बात लो स्कोरिंग थ्रिलर या हाई स्कोरिंग रन फेस्ट? है। लो स्कोरिंग थ्रिलर में ज़्यादा मज़ा आता है, और जहाँ पे खिलाड़ी कम रन बनते हैं और फिर बाद में जोर लगाते हैं मैच जीतने के लिए, और देखिए कहीं ना कहीं जो कम रन बने होते हैं तब भी खिलाड़ी मैचेस टीम जीत जाती है, वो उसमें थ्रिलर ज़्यादा होता है। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं मैचेस में। सर, एज अ बैट्समैन आप कौन से कंडीशंस प्रेफर करेंगे, स्विंगिंग कंडीशंस या ऑस्ट्रेलिया जैसे बाउंसी विकेट्स? मैं प्रेफर करूंगा ऑस्ट्रेलियन विकेटों पे, जहाँ पे बॉल थोड़ा सा जो है बॉल ऊपर आता है, आपको शॉट्स खेलने में जो है जो एरिया ऑफ रेंज होती है, रेंज ऑफ मोशन आपको ज्यादा मिलता है, आप स्क्वायर ऑफ द विकेट भी खेल सकते हैं, फुल भी खेल सकते हैं, और हार्ड विकेटें हैं तो लेटर ऑन पे आप जो है ऑन द राइज आप वर्टिकल शॉट भी खेल सकते हैं, तो वहाँ पे रन्स बनाना भी आसान है, लेकिन एक रियल टेस्ट, आपकी जब तक टेक्निक अच्छी नहीं होगी आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सर, ट्रेनिंग यंग क्रिकेटर्स या ट्रेनिंग नेवी ऑफिसर्स? ट्रेनिंग यंग क्रिकेटर और ट्रेनिंग नेवल ऑफिसर। या ट्रेनिंग यंग क्रिकेटर ऑलवेज बी अ चैलेंज, बिकॉज वो आप कह सकते हैं आपकी उस पर एक कह सकते हैं कि पूरी स्टैम्प होती है कि आपके ही वो खिलाड़ी होते हैं, जो नवल ऑफिसर्स और नवल जो डिपार्टमेंट है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सीजनड होते हैं, उनको बस खाली आपको बताना होता है कि ये दिस एंड दैट, लेकिन यंग क्रिकेटर्स को एक चैलेंजर्स होते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट सब एज बैकग्राउंड से आते हैं, उनको उनके साथ लगना और उनको बड़ा बनाना, कामयाब बनाना, वो एक ज़्यादा चैलेंज है मेरे पास। सर,
कौन से कोच का स्कूल ऑफ थॉट्स प्रेफर किया है आपने, जॉन राइट या गैरी कर्स्टन, टू ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन कोचेस? देखिए, जॉन राइट बड़े दोनों कोचेस बहुत अच्छे थे। जॉन राइट काफी सॉफ्ट थे, टीम के साथ हमेशा लग के काम करते थे। लेकिन गैरी क्रिस्टन के अंदर एक क्वालिटी ये थी कि वो जो प्लेयर के अंदर इनबिल्ट क्वालिटी होती है उसको बहुत अच्छा रीड कर लेते थे। तो वो उस तरह के जो कोचेस आज के दौर में कामयाब होते हैं। गैरी क्रिस्टन की जो पद्धति थी कि वो बाहर से ऑब्जर्व करते थे, और अगर कप्तान और उनकी दोनों की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती थी तो वो जो उनको स्क्वाड मिलता था वो सभी का बेस्ट यूज कर लेते थे। सबसे बड़ा एग्जांपल है महेंद्र सिंह धोनी का। वर्ल्ड कप जब फाइनल हुआ तो धोनी ने अपने आप को प्रमोट किया जबकि वो फॉर्म में नहीं थे, तो गैरी क्रिस्टन ने तुरंत उसके लिए हाँ कर दी कि यार बहुत बड़ा मैच था, वर्ल्ड कप जीतना। वहां पे अगर वो या दूसरे कोचेस होते नहीं, उसको आप मत जाओ, ये फॉर्म में नहीं है। और ये चीज भी कभी कभी बड़ी मैटर करती है, क्योंकि वो जो कप्तान होता है और जो प्लेयर होता है उसके अंदर उसकी भी प्रतिभा जो कुछ होती है, अगर आपसे वो कनेक्ट है तो आपसे बात कर सकता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कई कोचेस इतने हार्ड एंड फास्ट होते हैं, इतना एरोगेंट होते हैं, या मतलब कह सकते हैं कि वो खिलाड़ी अपनी बात ही नहीं कर पाता है, तो वहां पे वो अच्छी टीम भी नीचे लग जाती है। तो वहां पे ऐसा होना चाहिए कि खिलाड़ी अपनी बात कर सके। तो इस मामले में गैरी क्रिस्टन का जो टेन्योर था, गैरी क्रिस्टन, आई कैन से कि ही वाज अ वंडरफुल कोच। Thank you so much, sir. This was wonderful experience for all of us. Especially you changed the perspective how we look at coaches, or how we look how are they important to players, or say how important role they play in a budding cricketer's life, and the relationship basically you shared like a father and son between a cricketer and a coach. So these are the new perspectives we learned about a coach, and it completely changed our thought process. So thank you for coming over here, sir, and I hope that you enjoyed a bit of this session and we didn't bore you, sir. Yes, sir. Thank you very much, everyone. All the best. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you for giving Thank us you your so time, much, sir. sir. Thank you. Thank you Bye-bye. for joining me, sir. Thank you. See you, sir. All the best in your endeavors. Thank you. Thank you. Make sure to follow us on all the platforms on social media. We are the Third Man Cricket Show. We are active on Facebook, LinkedIn, Instagram, and even YouTube. So make sure to hit the bell icon on YouTube as well, where we bring you daily analysis on match days, weekly podcasts, and experts corner shows like today. So we will be really glad if you give us your support. And also, guys, keep yourself safe and your family safe, and follow all the safety protocols and get yourself vaccinated if possible. And till then, I really hope all of you have a great day. Thank you for joining us.